मेरा जब पहला कंपटीशन आया ना तो मेरे ट्रेनर ने बोला कि आपको बिकनी वेयर करनी पड़ेगी। Our guest today is someone who can lift not just weight. मेरी फैमिली आज भी कंजर्वेटिव है, वहाँ पर या तो पैसा दो या तो इज्जत दो। अगर आप मेरे से पूछते हो कि आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं, सोशल मीडिया पे मैं उस प्रमोट करती हूँ बट Right. मैंने वो डिनाई करा। मैंने कहा आई डोंट वांट टू। जितने आपको ब्रांड से जितना पैसा मिलता है उससे हम 2 गुना पैसा आपको दें। इतनी सी गलती पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय करती है। बी बनिया वाइज जब मैंने नाम सुना ना मेरे को ना बड़ी कनेक्टिविटी फील हुई। यूपी से थे तो हमें ना ऐसा बिहारी टैग दे दिया जाता था कि तुम बिहारी हो, बिहारी है तो बिहारनी काम करके देगी। उस डॉक्टर ने मुझसे बोला जाके पन्नी ना बाहर 15 रुपए की मिलेगी, जाके लेकर आओ, बॉडी लपेटनी है। पार्टी कर रही हो, आपके फादर को जस्टिस मिल गया, आपके फादर को इंसाफ मिल गया। पहला पॉडकास्ट होगा मेरा जिसमें मैं अपने डैड के बारे में ये चीज़ Right. शेयर कर रही हूँ कि मेरे को इंसाफ मिला या नहीं मिला, तो मैं आपको आज बता देती हूँ। Welcome to the new episode of Be Baniya Wise. Our guest today is someone who can lift not just weight but million of spirits online. The amazing Shivani Gupta. 6-time winner of Miss Delhi, Miss Asia 2021 winner. इनकी लाइफ जर्नी जीता जागता एग्जाम्पल है कि पैशन और डिसिप्लिन से यू कैन अचीव एनीथिंग। एंड ट्रस्ट मी, इनकी लाइफ उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितना इनका इंस्टा फीड। वेलकम शिवानी जी। थैंक यू। तो शिवानी जी, ये तो जग जाहिर है कि आप यूथ के लिए इंस्पिरेशन हो, जी बट आप एक बनिया फैमिली से आते हो, मैं भी एक बनिया फैमिली से आता हूँ। नाइस। राइट, सो 20 से 25 साल पहले चले जाएं तो एक बनिया फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव होती थी, स्पेशली फीमेल मेंबर्स को लेके थोड़े से ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते थे। और आपने भी मेरे ख्याल से अपना करियर बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर लिया था। राइट। तो क्या आपको ऐसी कंडीशंस को फेस करने में प्रॉब्लम हुई, या इन जनरल आपकी फैमिली थोड़ी ओपन माइंडेड थी? और आर ऑडियंस वांट टू नो योर जर्नी जो इनको इतनी इंस्पायरिंग लगती है। आज आप सच बताई दो जी। आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि 25 साल पीछे चले जाएं और बनिया फैमिली बहुत कंजर्वेटिव होती थी। मुझे लगता था कि मेरी फैमिली, मतलब मुझे अभी भी पता है मेरी फैमिली आज भी कंजर्वेटिव है। अच्छा। वो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कैसा है। Correct. ठीक है, अभी मैं अपनी फैमिली में चली जाऊँ, मेरे चाचू चाची, तो उनके बच्चे आज भी बस खाली स्कूल जाते हैं, कॉलेज तक जाने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें घर में दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि गर्ल्स कॉलेज में ही जाना है। बहुत रिस्ट्रिक्शंस है बनिया फैमिलीज में, ठीक है। बट अगर उसी के अकॉर्डिंग मेरी फैमिली में आया जाए तो मेरे मॉम डैड ऐसे थे, मैं नहीं कह रही वो ओपन माइंडेड थे, सेम ही फैमिलीज हैं तो वो भी कंजर्वेटिव थे, बट येस आई प्रूव माई सेल्फ। वहाँ मैंने अपने आप को ये दिखाया कि मैं कभी किसी गलत चीज़ में एंटर नहीं करूँगी, मैं स्ट्रेट रहूँगी, मैं अपने काम पे फोकस करूँगी। तो उस चीज़, और मेरे डैड का सपना था, वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते थे बट वो नहीं बने, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली इतनी बड़ी होती थी। Correct. और उनको वो सारी प्रॉब्लम्स आई। तो उन्होंने, जब मैं हुई, हम 2 सिस्टर्स थी, एक मेरी एल्डर सिस्टर है और एक मैं हूँ। मेरा छोटा भाई तब नहीं था। 2 बहनों में से अपने एक बेटे मेरे को ऐसा ट्रीट करते थे कि लाइक आई एम अ बॉय। लाइक और मेरा ना छोटे छोटे हेयर कट भी होते थे, बॉय की तरह ही मैं ड्रेसअप भी करती थी। मेरे डैड और मैं वॉक करने जाते थे, रनिंग कराते थे मेरे डैडी, और मेरे को खाना पीना बात करना, इवन मैं कभी लड़कियों की तरह बात नहीं करती थी। मेरी मम्मा बोलती थी मेरे डैड को कि तुम इसकी आदत मत बिगाड़ो, ये लड़कों की तरह बात करती है। तो वो वाली सोचना कि आगे चल के शादी नहीं होगी फिर। हाँ, वो होती है। मम्मा ने धीरे धीरे वो प्रेशराइज करना स्टार्ट करा कि नहीं तो फ्रॉक पहन, बट मेरे को वो पसंद नहीं आती थी, मुझे स्ट्रांग फील नहीं होता था, मैं खेल नहीं पाती थी खुल के। बट मेरे डैड ने कहा नहीं, तुझे जो करना है तो वो कर। धीरे 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 मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैं स्पोर्ट्स में चली गई। मैं वॉलीबॉल खेलती थी और मैंने नेशनल इंटरनेशनल जब मेरा था तब मेरे साथ कुछ नेपोटिज्म हो गई थी। एवरीवन नोज की क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है। वो स्पोर्ट्स में भी नेपोटिज्म चल ही रहा है, मतलब हर जगह नेपोटिज्म है एक्चुअली, कि स्पोर्ट्स और मैटर नहीं करता, कि आजकल तो हर जगह ही है। आप देखो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हर जगह आपको नेपोटिज्म मिलेगी। तो मेरी जहाँ पे भी वॉलीबॉल खेलते टाइम हमारे स्टेडियम में भी नेपोटिज्म थी। वहाँ पर या तो पैसा दो या तो इज्जत दो, 2 में से कोई एक चीज़। कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह है। तो वॉलीबॉल के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोला गया, तब मुझे पता नहीं था, घर जाके पता चला। देन उसके बाद मैंने अपने टीचर को बहुत पीटा, मतलब लाइक मेरे को निकाल दिया गया था कि आप यहाँ से निकल जाओ और आप अब आपका करियर बर्बाद है, ख़त्म है।
लड़के पहले से कूटने स्टार्ट कर दिया था आपने? हाँ मतलब लाइक मेरे डैड ने मुझे हमेशा एज अ बॉय ट्रीट किया है ना, तो मेरे अंदर भी वही बॉय वाले थिंग्स नहीं, थे टेकिंग अ कि स्टैंड फॉर योरसेल्फ इज ऑलवेज यस अप्रिशिएटेड एंड ऑलवेज नीडेड। यस अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि जहाँ पर अपने लिए आपको स्टैंड प्रोटेक्ट लेना था, करना था, प्रोटेक्ट करना, तो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। बिल्कुल। बट मुझे ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि जैसे स्पोर्ट्स जैसी चीज़ में भी नेपोटिज्म चलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट, या कोई भी फील्ड इज ऑल अबाउट टैलेंट फर्स्ट। यस आप में टैलेंट है तो आप एक्सेल करोगे। एक सिफारिश एक समय तक ही चलती है, यस राइट? आपने देखा अभी कुछ दिन पहले अभी कुछ एथलीट्स थे जो मोर्चा पे निकले थे, हाँ जी, अनशन पे हाँ निकले जी, थे, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल में वो सच है। जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं ऐसा नाम नहीं लूंगी, बट एक्चुअल में उन्होंने हरकतें करी होती हैं और फिर वो उस चीज को अपने पावर के थ्रू उसको कवर करते हैं। वो जो एथलीट्स है ना, जो पूरे दिन पिच पे 12-12 13-13 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और वो अपना हार्ड एंड स्वेट देते हैं वहां पे, उसके बाद उनके साथ ऐसी चीजें हो जाएं तो उनके ना दिल से ऐसी चीजें निकलती हैं। तभी वो अनशन पर आ गई, वो लड़की रोई भी, आंसू गैस, पता नहीं क्या क्या उसके साथ हुआ, उसका करियर भी एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ये 2-3-4 लोगों की पॉलिटिक्स एंड वजह ऑल। से। और पॉलिटिक्स और ये चीज हर जगह है और हर इंसान, एक एथलीट ना हर चीज झेल रहा है, फिर भी वो इतनी मेहनत करके आगे आना चाहता है। और इसमें ना आपकी लाइफ ज्यादा लॉन्ग नहीं है, मतलब आप मेहनत भी कर रहे हो और आपको इतना रिवॉर्ड भी नहीं दे रही है गवर्नमेंट कि आप इतना मेहनत करके आगे आ रहे हो, अपना हार्ड एंड स्वेट दे रहे हो, उसके बाद आपको गवर्नमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट जॉब छोटी सी 30-35 हजार की, बस यही होता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने वॉलीबॉल छोड़ा, मैं एक हफ्ते तक डिप्रेशन में रही, क्योंकि मैं बचपन से लेकर अभी तक 17 साल की एज तक, 18 साल की एज तक वॉलीबॉल खेलती आ रही थी एज अ प्लेयर अपने आप को, कि मैं इंडिया का नाम करूंगी, ये होगा, मेरी फैमिली का नाम रोशन होगा, इतना सब कुछ। वो सब एकदम से खत्म, डिस्ट्रॉय। मेरे को लगा, क्योंकि मेरे घर वालों ने एक सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई है। अगर आपकी इज्जत पे कोई हाथ डालता है या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हार्म करता है तो यू शुड स्टैंड। ठीक है, तो मैंने उस चीज के लिए स्टैंड लिया, बट मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि अब मैं पर आप यू वर बैक टू स्क्वायर वन। यस, आई थिंक मैं आईसीयू में भी भर्ती हो गई थी, क्योंकि मैं खाना नहीं खा रही थी, बहुत सारी चीजें, एंजाइटी हो गई थी मुझे। बट मेरे डैडी ने बोला जिम जाओ। अच्छा, 500 वहां से रुपए की आपका जिम, फिटनेस का वो स्टार्ट हाँ हुआ। मैंने कहा, पापा ने कहा चलो जिम जाओ, वर्कआउट करो। जिस लड़की को स्टेडियम में रनिंग करने की आदत हो, वो ट्रेडमिल पे रनिंग कैसे कर लेगी? ऑब्वियसली वो रिलेट नहीं कर पाएगी, रिलेट उसका नहीं जो कर पाएगी। और मैं रनिंग कर रही हूँ ना, इतनी तेज रनिंग कर रही हूँ, और मतलब मैं 2-2 घंटे रनिंग करती थी। तो पता है एक दिन ट्रेनर आके कहता है, मैम आप ना 1 घंटा रनिंग कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, और आप ना इतनी देर तक जिम करते हो। मैं 3-3 साढ़े 3 घंटे जिम करती थी। वो कहते थे मैम आपको ना डबल पैसे देने पड़ेंगे, आप ना बहुत ज़्यादा जिम करते हो। मैंने कहा, फिर एक दिन ना मेरा ट्रेनर आया, उन्होंने पूछा मैम आप क्या करते हो जो आप इतनी लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग करते हो? देखो बनिया फैमिली से, ऑब्वियसली से बात है, दूध घी का खाना है हमारा, देसी। बिल्कुल ठीक है, और मैं यूपी से थी, तो हमारे यहाँ चीनी कभी खाई नहीं गई, हमारे यहाँ खांड खाई जाती है, कांड भाई जाता। जो बहुत अच्छा होता है। लोग हाँ। हमारे हमारे बैकग्राउंड में तो सब खांड खाते थे। सो दैट मेरे को वहाँ से एनर्जी आई। और प्योर वेजिटेरियन फैमिली से थी, कभी एक अंडा भी नहीं खाया था, हाँ, बट स्ट्रांग बहुत थी, विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, जीन्स भी कह सकते हैं कि थोड़े बहुत Correct. जीन्स भी होते हैं। वहाँ से मैंने जब जिम ज्वाइन करी, मेरे ट्रेनर ने मेरे को देखा, वो मेरे को प्रैक्टिस कराते थे कि आप ये करो, आप ये करो। हाँ जी, एक दिन ना वो मुझे कंपटीशन लेकर गए यहाँ जस्ट पे, लाइक दैट, मतलब आप नॉर्मली। चले गए बस हाँ, आप। मैं ऐसी, मैंने कहा चलो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए चलते हैं। करेक्ट। जब मैं वहाँ कंपटीशन में गई ना, मैंने वहाँ पे एथलीट्स देखे, बॉडी बना के, बहुत अच्छी अच्छी बॉडी बना के, लड़के और लड़कियां ऐसे स्टेज पे चल रहे हैं, और लोग इतनी हुडिंग कर रहे थे ना, ऐसा गूज बम्स आ रहे थे कि यार वाओ यार, ये भी एक गेम है, ये भी एक चीज है, ये भी एक दुनिया है। ये कौन सा गेम है? मैंने आज तक नहीं सुना। बॉडी बिल्डिंग, हाँ पावर लिफ्टिंग के बारे में सुना था, बट बॉडी बिल्डिंग के बारे में मैंने नहीं सुना था। राइट। जब मेरे को पता चला ना कि मैंने कहा करना क्या होता है इसमें, कह रहे डाइट मेंटेन करनी होती है, डाइट फॉलो करनी पड़ती है, और स्टेज पे जाकर अपने आप को शो करना होता है कि आपने क्या मसल्स बनाए। मैंने कहा ओके, मैंने कहा मैं भी कर सकती हूँ? कह रहे हाँ आप कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली अलाउ करती है तो। मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मी मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलूंगी, और ऐसे ऐसे। मुझे 2-3 महीने हो चुके थे जिम जाते हुए, आई एम यूज्ड टू। मैंने धीरे धीरे अपनी बॉडी बनाई। अब वहाँ पे ना जो स्टेडियम की डाइट फॉलो करते थे वो अलग होता था, वेट मैनेज करके, बट जो यहाँ की है, यहाँ आपको कम ही कम करना है। मैं बिल्कुल ना एकदम मतलब 46 मेरा वेट हो गया था। मेरी मम्मा लाइक कि ये तू क्या होती जा रही, तू तेरे तो शक्ल एकदम चूहे की तरह हो उनके रही हिसाब है, से तो होगा कि कमजोरी आ गई है। कमजोरी आ गई है, दूध पी, घी खा, कुछ तो कर खाने में। मैंने कहा मम्मा बिल्कुल मत देना, मेरी डाइट चल रही है और मेरे ट्रेनर ने ये लिख के दिया, एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। राइट। बट धीरे धीरे वो चीज़ मैंने फॉलो करी।
मेरा जब पहला कंपटीशन आया ना तो मेरे ट्रेनर ने बोला कि आपको बिकनी वेयर करनी पड़ेगी. Oh God. इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर मी. Big thing in a Bania family or any family, I would say. हाँ, Indian family, I would इंडियन say. हाँ, फैमिली. कि किसी के लिए बट हमारी बनिया फैमिली में बिकनी पहनना तो बहुत बड़ी बात होगी. मैंने अपनी मम्मी के कान में बात डाली. मैंने कहा मम्मा मेरे को ना ऐसे ऐसे है और बिकनी पहननी पड़ी. मम्मी कहती तूने नाक कटवा के ही छोड़नी है. अभी तूने एक हरकत कर दी है, अपने टीचर को मार दिया. देखो कोच को टीचर ने क्या बोला वो डजेंट मैटर. ठीक है, उसके लिए मम्मा को गुस्सा है, लेकिन मम्मी ने कहा कि वो हम बाहर तुम्हारे डैड भी संभाल सकते हैं, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं थी. वो एक सीन कर दिया था. अब दूसरा 3 महीने बाद 4 महीने बाद मैंने ये सीन स्टार्ट कर दिया कि मम्मा मेरे को कंपटीशन खेलना है तो ये पहनना. मेरे डैडी कहते थे वहां पे भी तो शॉर्ट्स पहनती थी ना, ये क्या हो गया, करने दो. मैंने मम्मी को बोला, मम्मी नहीं मानी. मम्मी नहीं मानी. मैं पहला कंपटीशन, जिद्दी लड़की, हमेशा जिद अपनी मनवानी है मुझे हमेशा. मैं गई, मैंने कंपटीशन खेला. एक श्रग आता है स्टेज पे, 5 मिनट के लिए मैंने वो श्रग उतारा, अपनी पोजिंग दी, उसके बाद वापस श्रग डाल लिया ताकि कहीं ना मैंने पोज डाली ना कुछ. जीत गई पहला कंपटीशन, गोल्ड मेडल आ गया. मेरी सिस्टर ने ढोल मंगवा लिया घर के बाहर. और जब मम्मी ने देखा मेडल आ रहे तो मम्मी ने वहां पे मम्मी ने भी बोला आ जाओ मैं भी नाचूंगी. मोहल्ले में बातचीत बढ़ गई अपनी दोबारा से, चलो हो गया. वहां पे मेरी मम्मा खुश तो हो गई. जब मैंने फोटो दिखाई ना, मम्मी ने कहा बस. और फिर तो 2-4 गालियां भी पड़ी मुझे. चलो ठीक है, वो होता है ना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दी. मेरे डैडी खुश, कहता अच्छी बात है. मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर का सबसे मेन रोल है मेरी लाइफ. उन दोनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना. आपको मैं बताऊं, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने के लिए बॉडी बिल्डिंग सस्ता गेम नहीं है. सबसे एक्सपेंसिव गेम माना जाता है बॉडी बिल्डिंग को, क्योंकि यहाँ खाना, डाइट, सप्लीमेंट्स, करेक्ट, आपका रूटीन, आप कोई जॉब नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते. आपको पूरा फुल डे ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. आपको फुल डे अपनी बॉडी को देना पड़ता है. करेक्ट. एज ए एथलीट भी, और जो नॉर्मल अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेंटेन कर सकते हैं. बट एज अ बॉडी बिल्डर अगर आप इस फील्ड में, आपको पूरा दिन देना पड़ता है. आपका मसल ब्रेक ना हो जाए, आपको इतनी कैलोरीज बर्न करनी है, ज़्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती. डिफेंस मतलब आप ना एक ऐसी चीज़ों में आ जाते हो जहाँ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करती है. करेक्ट. मेरे पहले कंपटीशन में मैंने वो खेला, जीत गई. 2, 3, 4 कंपटीशन खेलती गई, जीतती गई. एक आधे हारे, फिर बाकी जीती. उसके बाद ना ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं थोड़ा सा ना लोगों में जानने लग गए लोग मुझे. अब जब जानने लग गई तो मेरी एक दिन ना एक पोस्ट आ गई, मेरी किसी फैमिली नोट के पास आ गई, और उन्होंने ना पूरे ग्रुप में डाल दी वो पूरी. और मैं घर में आइसोलेट हो गई. मम्मी ने कहा कर दिया नास, हो गया, मज़ा आ गया, कर दी बेइज्जती. लेकिन वो आई थिंक 3 कंपटीशन के बाद जब वो वायरल हो गया ना, तो मैंने बोला कि मैं क्यों ना पोस्ट डालूं. ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने, मुझे बहुत सारे लोग और लड़कियां बोलती हैं कि मैम आपके पेरेंट्स ने तो आपको बिकनी पहनने दिया, आपके पेरेंट्स बहुत कूल माइंड थे, बहुत ही ओपन माइंडेड थे. बट ऐसा कुछ नहीं है. मैं लड़कियों को यही बताना चाहती हूँ और बार बार यही बताती हूँ कि मेरा कैरेक्टर, मैंने उस टाइम पे ना तो कभी बॉयफ्रेंड बनाया, ना कभी किसी गलत चीज़ में गई, दारू सिगरेट कोई भी नशा मैंने कभी नहीं करा. मेरे पेरेंट्स को पता था कि ये हमारी लड़की है. अगर आज तक मैंने बिकनी पहनी है, सिर्फ स्टेज पे पहनी है, आप मेरा पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लो, आज के टाइम पे जो लड़कियां बिकनी पहन के, नॉर्मल घर की बिकनी पहन के एक अपनी स्ट्रीक डालती हैं, फोटोज डालती हैं, मेरी कहीं नहीं मिलेगी आपको. करेक्ट. मैंने सिर्फ अपने कंपटीशन में पहना एज अ कॉस्ट्यूम, क्योंकि वो वहां पर वही पहना जाता है बस. Right. उसके अलावा मैंने अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट जीता हुआ था, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया और मैं आगे बढ़ी. राइट. मेरे लिए ये कोई इजी नहीं था. मेरे को अपने मामू चाचू सबको जवाब देना था, बट वहाँ से मेरे पेरेंट्स ने बोला हम जवाब देंगे, आप अपना काम करो. और धीरे धीरे मेरे सोशल मीडिया पे भी अच्छा होने लगा, मेरे को ब्रांड्स आने लगी. मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगा कि चलो हमारी लड़की, हर पेरेंट्स चाहता है हमारा बच्चा खुश रहे. राइट. अगर उस चीज़ से मुझे खुशी मिलती थी तो मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ में मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं कैरेक्टर वाइज भी ठीक थी. मेरा वे ऑफ, जो मेरा कपड़े पहनने का ड्रेसिंग था वो भी अच्छा था. तो हर चीज में मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया. करेक्ट. जब तक आप सही नहीं रहोगे तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इंक्लूडिंग पेरेंट्स. राइट. राइट. तो अगर आपका गोल क्लियर है लाइफ में तो उस मर्यादा में रही. और मैं कहती हूँ आपको कपड़े अपने जगह और प्लेस के हिसाब से ही पहनने चाहिए. राइट. कभी भी आप ऐसे ऑकवर्ड कपड़े मत पहनो जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील ना हो.
तो जगह के हिसाब से कहते हैं ना, जैसा देश वैसा सब भेष। yes, तो वैसे ही रहना चाहिए लड़कियों को, तो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा करेक्ट, कॉन्फिडेंटली, आपको बोलने में, रहने में, चलने में, हर चीज़ में। राइट, तो मेरे पेरेंट्स थोड़े से ऐसे थे और मैंने यहाँ से उनको यहाँ कन्वर्ट किया। धीरे धीरे मेरी जो इन्फ्लुएंसिंग थी, मेरे को एक एक दो दो ब्रांड आने लगी। पहले फ्री में आती थी, तो पहले प्रोटीन के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, मैं आपको बताऊँ। मेरी सिस्टर जॉब करती थी कॉर्पोरेट में, वो मुझे थोड़े पैसे देती थी। मेरे पॉकेट मनी मम्मा जो देती थी 500,000 रुपये, पूरे महीने के 500,000 रुपये मिलते उसमें थे। तो प्रोटीन पाउडर ठीक आने है, का, आना नहीं है, क्योंकि 1600-1300 तक का प्रोटीन आता है। मैं एक ही बारी में वो प्रोटीन खत्म नहीं कर सकती। मैं घिया चने की दाल खाती थी, वो भी 1 कटोरा भर के, ताकि मेरा प्रोटीन पूरा हो जाए। फुलफिल हो जाए। और मैंने पहला कंपटीशन विदाउट प्रोटीन ही खेला था, घिया चने की That's दाल खा commendable. के। मतलब ये तो हाँ। शायद आप किसी को बताओगे तो एक मानेगा नहीं ये बात कि आपने, एक्चुअली लोगों के पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं। Correct. जब आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हो ना खुद को, तो आई थिंक आप अचीव करने लगते हो चीज़ों को। आप बीइंग अ वेजिटेरियन आपने अचीव करा, आपने कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए। मैंने 4 कंपटीशन वेजिटेरियन फॉलो किया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे, क्योंकि एक्चुअली ना वेज खाना बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है और नॉन वेज बहुत कम खाना पड़ता है। तो प्रोटीन मैंने fulfill करने के पेरेंट्स को नहीं बताया था तब तक कि मैं एग खाने लग गई हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी। मेरा हंसराज कॉलेज हुआ करता था, तो मेरे को ना, मेरा एक फ्रेंड था, वो पंजाबी था और एक मुस्लिम था। हाँ, तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे ना, उन्होंने ना बिरयानी लेकर आते थे। वो कहते थे राइस खा ले, चिकन रहने दे। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। मैं राइस खाने लग गई। धीरे धीरे उन्होंने एक दो पीस मेरे को ना चिकन के भी खिलाने स्टार्ट कर तो दिए। फिर लग गई आदत। तो वो आदत लग गई। बट वो घर के अंदर तो किसी को नहीं पता था मैं नॉनवेज खाती हूँ, बाहर पता था। तो मैं अपनी डाइट ना धीरे धीरे बाहर लेने लग गई। लेने लग गया। मम्मा कहने लगी कि तू घर पे क्यों नहीं खाती है। मैंने कहा ठीक है मम्मा। एक दिन ना पता चल गया, मेरे टिफिन में अंडे का छिलका मिल गया। ओ मम्मी ने पूरा लंच बॉक्स से उठा के बाहर फेंक दिया। सुराग छूट गया वो अब तो। फिर तो मेरे घर में जो मेरी सुनाई गई है, मेरी मम्मा ने मेरे को आई थिंक 1-1.5 महीना सुनाया है कि शर्म नहीं आती है, बनियो फैमिली में पैदा हुए हो, नॉन वेज खाते हो, पाप लगेगा, ये वो। इवन मतलब आज भी हमारे घर ना ऐसा है कि हर मुहूर्त को देखा जाता है कि आज कौन सी अमावस लग रही है, आज करेक्ट कौन करेक्ट, सा आज दिन आ रहा एकादशी है, आज क्या है? एकादशी है, हर एक चीज मुझे पता भी है। सेम 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 और होता है। मतलब मैंने कुछ टाइम के लिए नॉनवेज स्टार्ट करा था, बट आज मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं नॉनवेज नहीं खाती, बैक टू बेसिक्स। वापस बैक टू बेसिक्स, क्योंकि वो हमारे घर में ही नहीं है, वो सर्कल ही नहीं है, सराउंड ही नहीं है। तो मैंने वो चीज़ छोड़ना पसंद किया। करेक्ट। तो धीरे धीरे ऐसी जर्नी थी। सोशल मीडिया पर आए, फेमस हुए, ब्रांड्स आई। ब्रांड्स जब स्टार्टिंग में देखो, हर एक फेस का ना एक टाइम होता है। आप सोशल मीडिया की स्टोरी स्टार्ट करो, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, इफ यू डोंट माइंड। आपने जैसे कंपटीशन इतने सारे लड़े हैं, मतलब एंड यू हैव वॉन इट एक्चुअली। जैसे आपने बताया कि आपने पहले अपने कंपटीशन में कोई सप्लीमेंट्स भी नहीं लिए थे, आपकी वेजिटेरियन डाइट्स भी रही हैं इतनी। तो क्या भी आपने स्टेरॉइड्स लिए, या आप कभी उस चीज़ को सपोर्ट करते हो कि कंपटीशन के लेना ठीक है या नहीं? क्या मतलब हेल्थ वाइज ठीक है या नहीं? ओके, व्हाट इज़ योर थॉट? अगर आप मेरे से पूछते हो कि आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो मैं सच बोलूँगी, हाँ मैंने लिए हैं। हाँ जी। ठीक है, एज अ प्रोफेशन वाइज अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि थोड़ा बहुत स्टेरॉइड चलता है, बट आज के टाइम पे लोगों ने स्टेरॉइड्स को और सॉल्ट्स को बहुत ही गलत वे में स्टार्ट कर दिया। जिनका प्रोफेशन भी नहीं है वो भी स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। वो भी डेका, टेस्टा, माइस्ट्रॉन, साम सब कुछ चला रहे हैं। आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा, बट जो मेरी बातें सुन रहे हैं, जो इस चीज़ में इंटू हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ। वो लोग गोल्डी ले रहे हैं, मतलब एक और चीज़ है आजकल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एम्प के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैं देख रही हूँ जितने भी इधर हमारे नोएडा साइड के या जिधर भी यूपी साइड के हैं, या जो जाट गुजर टाइप के हैं, मैं हार्डकोर जो जिनका खाना पीना, वो एम्प ले रहे हैं। आज के आपने देखा हर दूसरे बंदे को हार्ट अटैक पड़ रहा है। करेक्ट, वो ये कहते हैं कि जिम से हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो लोग गलत तरीके से स्टेरॉइड अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, और सबसे हार्मफुल इंजेक्शन है एम्प, जो एज अ प्री वर्कआउट हर दिन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। वो 2-3 घंटे की वो जो उनकी बॉडी में गर्मी होती है या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा होता है, उससे वो उनको इजी पड़ता है, ज़्यादा वेट उठाते हैं। आफ्टर दैट इसको ख़त्म करने के बाद धीरे धीरे उनकी मेमोरीज और वो सोचने की शक्ति भी ना धीरे धीरे कम हो रही होती है। बॉडी हमारा एक एसिड रिलीज कर रहा होता है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और जब आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना ज़्यादा पंप होता है, अगर आपको उस टाइम पे सही से एयर नहीं मिली आपकी बॉडी में इनहेल करने के लिए,
तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है। यही रीजन होगा फिर जो आजकल इतने हार्ट अटैक्स आ Yes. रहे हैं, इतने यंग लोग 25 साल 22 साल 28 साल के लोग Yes. के हार्ट अटैक हो रहे हैं, मतलब जी। नॉट ओनली इन जिम, मतलब जिम में तो हमने बहुत केसेस सुने ही हैं ऐसी, मतलब ऑफिस में किसी को हो गया, कहीं नॉर्मल कुछ करते हुए हो गया, जी। बहुत सारे हैं। इसमें ना एक दो चीजें ऐसी हैं कि आप लोगों को पता है कि पोल्यूशन है, हाँ जी। पोल्यूशन है, हमारा खाना इतना खराब हो चुका है, इंडियन फूड इट्स नॉट गुड, ठीक है, वो अच्छा नहीं है, यहाँ पे इतना ज़्यादा पाम ऑयल यूज़ किया जाता है, उसके बाद लोग एम्प यूज़ कर रहे हैं, तो बॉडी कहाँ जाएगी, कितना बॉडी कंज्यूम करेगी, वो रिएक्ट तो करेगी ना, जब वो रिएक्ट करती है तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, या कोई मसल फट जाता है, आपने देखा होगा बॉडी बनाते बनाते Right. किसी का मसल फट गया, Correct. तो वो ये इसलिए होता है कि बॉडी में या तो ज़्यादा शुगर आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए होता है। ये सारी चीज़ें बहुत हार्मफुल हैं। स्टेरॉइड्स को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। मैंने स्टेरॉइड बहुत ही कम वे में लिया है और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ लिया है, और Correct. अगर आपका कोई भी ट्रेनर, मैं हर एक इंसान को सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर कोई भी ट्रेनर, आप किसी भी नॉर्मल जिम में जाते हो, आपका ट्रेनर बोलता है कि मैम आपको ये फैट बर्नर लेना चाहिए या फलाना स्टेरॉइड लेना चाहिए, तो हमेशा एज अ ह्यूमन बीन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं, तो अपने जो भी पढ़ा लिखा है उससे पढ़वाएं। आप कौन सी टैबलेट खा रहे हो, वो कितनी mg की हैं, उसके साइड इफेक्ट्स और उसके अच्छे वे, हर एक चीज जानकर ही आप अपनी बॉडी में कुछ भी डालो। आपकी Correct. बॉडी है, वो किसी और की नहीं है, किसी ने Correct, correct. सजेस्ट करा और आपने खा लिया। तो Very कोई good कहता है ना advice. कि मुझे अगर मेरे को ये दे दिया और मेरे को मेरे ट्रेनर से ये हो गया, तो आप अनपढ़ गवार थे, आप नहीं पढ़ सकते थे। Correct. आपकी बॉडी में आपने खुद उन्होंने आपके मुंह में डाल तो नहीं दिया था, आपने खुद कंज्यूम करा है। करेक्ट तो सोचो समझो उसके बाद खाओ। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड एडवाइस। कि मतलब अगर आपका योर बॉडी इज योर टेम्पल, अगर आप उसको एज अ टेम्पल ट्रीट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली कल को जो भी रेपरकशंस होंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Yes. आपको कोई भी सलाह दे, बट एंड डिसीजन आपको होना चाहिए। Yes. आप सिर्फ एक भेड़ चाल के पीछे, मेरे ख्याल से आजकल जैसे जैसे हम सोशल मीडिया की बात स्टार्ट कर रहे थे, आजकल इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, और Yes. अच्छा दिखने के लिए लोग कुछ भी लेना शुरू कर देते हैं। कुछ भी। कि मेरे ख्याल से आजकल ओजेम्पिक वगैरह ड्रग भी एक बहुत चल रहा है जिससे बहुत वेट ज़्यादा। लॉस होता है। Yes. बट मैंने ये भी सुना है कि अगर आप उसको छोड़ दोगे तो बहुत जल्दी आपका वापस वही पोजीशन आ जाएगी जो आप पहले थे। जी, आर्टिफिशियल चीजें। आर्टिफिशियल चीजें, करेक्ट। अब आर्टिफिशियल सस्टेनेबल नहीं होती है। यस, राइट। सो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए कुछ टाइम के लिए, या कुछ व्यूज पाने के लिए, फॉलोअर्स पाने के लिए, आई थिंक वी शुड नॉट डू दिस। और ये चीजें आगे चल के आपको इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। यस, मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, मैम आपकी बॉडी पहले जैसी नहीं रही, मैम आप पहले की तरह बॉडी नहीं बना रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। बट ऐसा नहीं है। जब मैं कंपटीशन खेलती हूँ तब मैं अपनी रूटीन को बहुत हार्डली और टाइटली फॉलो करती हूँ। बट हाँ, जब मैं नॉर्मल वेज में आती हूँ, जब मैं कंपटीशन नहीं खेलती, तो मैं मेंटेन करके रखती हूँ। बट हाँ, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा पेट इतना निकल गया या मैं मोटी हो गई हूँ। नो, ऐसा नहीं है। जिसने हार्ड एंड कोर मेहनत की होती है ना, मैं कहती हूँ वो अपने आप को मेंटेन करके चलो। करेक्ट। तो मैंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। आप हर टाइम मसल बना के नहीं रह सकते, आप हर टाइम विंग्स में नहीं रह सकते। यू कैन मतलब आप अपने आप को मेंटेन करके जितना चलोगे, Right. अपनी बॉडी को आराम भी दो। आप हर टाइम स्टेरॉइड्स लेते रहोगे, आप हर टाइम अपनी बॉडी को हिट करते रहोगे, बॉडी भी रिलैक्स और रेस्ट चाहती है। आप अपनी बॉडी को रेस्ट दो, अपने ऑर्गन्स को रेस्ट दो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। क्योंकि इतना पॉल्यूशन है इंडिया में। आप अगर इंडिया जैसे शहर में रह रहे हो तो वहां पर आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। करेक्ट करेक्ट। जैसे एथलीट्स हो गए, जैसे हमारे क्रिकेटर्स ही हो गए, अब जब लंबा टूर्नामेंट होता है उसके बाद दे टेक सम ब्रेक यस, टू रिवाइव, उनकी मसल रिवाइव के लिए कह लो, या कुछ भी, जैसा आप यू नो इट मसल बेटर। रिकवरी करते हैं, बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, सो मेनी थिंग्स। करेक्ट करेक्ट। तो ये ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब राइटली सेट के हमारे देश में जितना पॉल्यूशन या फूड को लेके मान लो, या फिर पानी को लेके मान लो, तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड यू नो टू कीप रनिंग इन अ लॉन्गर रन। मतलब हमारी लाइफ लंबी हो। तो कुछ ज़्यादा जीना चाहते हो तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आप चाहते हो कि आप बस खाली 25-30 साल जीना चाहते हो तो यू गाइस आर इन टेक। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे है, हर कोई वीडियो बना रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है। बट आपने भी देखा होगा, मतलब हमने भी देखा है कि लोग कंटेंट बनाना शुरू करते हैं बट बहुत जल्दी फिर छोड़ देते हैं
क्योंकि उनको व्यूज़ नहीं मिल रहे होते, फॉलोअर्स नहीं आ रहे होते, तो कंसिस्टेंसी नहीं रखते। जी उनका मन होता है कि उसको मोनेटाइज कर सके, उनके ही फॉलोअर्स आए, उनको ही ब्रांड्स मिले, ठीक है, उनको ही पैसा कमाने का मौका मिले, बट वो शायद डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उनको फॉलोअर्स नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं। जी आपने वो चीज़ नहीं करी, आपने अपनी कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखी। आज आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आपने इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो ये जर्नी कैसे पॉसिबल हुई? मतलब आई रियली वांट यू टू टेल आवर ऑडियंस के कैसे अचीव कर सकते हो आप इसको? कंसिस्टेंसी आपने जैसा बोला, ये वर्ड, इसमें बहुत ताकत है। हम्म, आप अगर कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, XYZ कुछ भी चीज़ हो, किसी भी फील्ड में हो। ये तो सोशल मीडिया है। करेक्ट। सोशल मीडिया पे बहुत सारे हर्डल्स भी आए मुझे। हाँ जी। जब मेरे को ब्रांड्स मिलने लग गई, तब मुझे आई थिंक एक सबसे बड़ी ब्रांड, जो इंडिया की पहली एथलीट थी मैं, जिसे बीइंग स्ट्रॉन्ग की मशीनों की इक्विपमेंट्स ब्रांड मेरे को मिली थी। सारे लड़के थे, सिर्फ मैं एक सिंगल लड़की थी इंडिया में जिसको सलमान खान की कंपनी है, बीइंग स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट कंपनी है, ओके। वो मुझे मिली थी। पिछले 3 साल से मैं उस ब्रांड में थी, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब वो ब्रांड आई मेरे पास। तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स आने लगी जिनका लेवल हो गया, जैसे मसल ब्लेज, हाँ जी। वो ब्रांड आई मेरे पास, और शूज़ ब्रांड, डैप शूज़, क्लोथिंग ब्रांड। बट जब मेरे को इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड आ रही थी, इतनी अच्छी अच्छी ब्रांडों से इतना अच्छा पैसा आ रहा था, उसी बीच मेरे को एक और प्रमोशन आया। वो था बियर का, अल्कोहल। ठीक है, एज अ एथलीट मैं लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा रही हूँ, एक अच्छे वे में सिखा रही हूँ कि लोगों को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिखा रही हूँ। वहाँ पर मुझे एक बियर का प्रमोशन आता है, और वो कहते हैं जितने आपको ब्रांड से जितना पैसा मिलता है उससे हम 2 गुना पैसा आपको देंगे, ज़्यादा देंगे। तो क्या मैम आप प्रमोट करोगे? तो एज अ इन्फ्लुएंसर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जो अपने लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, जो मेरी ऑडियंस है, जिनसे जो मेरे से इतना प्यार करती है, उनकी ही इतने सपोर्ट से मैं इतना आगे आई थी। तो मेरे लिए वो डिसीजन, एज अगर मैं लालची होती या मैं अपने फेवर में होती, सोशल मीडिया पे मैं उस बियर को प्रमोट करती, बट मैंने वो डिनाई करा। मैंने कहा आई डोंट वांट टू, ठीक है, कि मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगी और मुझे ये ब्रांड प्रमोशन नहीं चाहिए। मैं, मेरे को जो मिला हुआ है, मेरे को प्रोटीन ब्रांड, और इनसे ही मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरी ऑडियंस मेरे बारे में सोचती है तो मैं भी, मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी ऑडियंस के बारे में सोचूं, मैं उन्हें गलत ट्रैक पे ना लेके जाऊं। राइट। तो जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कुछ भी आज के टाइम पे प्रमोट कर रहे हैं, कुछ भी, XYZ कुछ भी प्रमोट कर देते हैं। चाहे वो कोई कोई भी स्टेरॉइड हो, आज के टाइम पे स्टेरॉइड भी प्रमोट कर रहे हैं, प्रोटीन ब्रांड भी कर रहे हैं। तो लोगों को आप सिखा क्या रहे हो? करेक्ट। इंसान ना, आप हो, आप अपनी कैटेगरी खुद ही चूज कर लेते हो कि ये बॉडी बिल्डर लड़की है, मुझे इसको फॉलो करना है। करेक्ट। कल को मैं अगर कुछ अलग डालती हूँ जिसमें आप अपनी फैमिली से भी शेयर कर रहे हो, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर रहे हो, यार मैं इसको फॉलो करता हूँ, शी इज माई इंस्पिरेशन, गलती से मैं आपकी आउट ऑफ द बॉक्स, आपकी इमेजिनेशन से मैं कुछ गलत प्रमोट कर देती हूँ, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो मैं कभी भी अपनी ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करती। और आज का भी डे है, आई एम अ बिकनी फिटनेस मॉडल, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बिकनी में कभी पिक्चर्स नहीं डाली। मैं लोगों को प्रमोट करती हूँ, जहाँ जिस चीज की जरूरत है आप वहाँ वही चीज करो, उसके अलावा कुछ चीज एक्स्ट्रा मत करो जो लोगों को नेगेटिव लेकर जाए या आपको नेगेटिव दिखाए कि आपका कुछ भी गलत है। आप ये देखो, अभी एक सीन हुआ था, ये कौन थे, ऐसी पॉडकास्ट लेते थे, भरत करके था ना वो लड़का, इलाहाबादिया, है ना, इलाहाबादिया करके। हाँ जी, हाँ जी, एक अच्छा, आपने रणवीर देखा, इलाहाबादिया की बात कर हाँ, रहा है। रणवीर इलाहाबादिया, राइट। उस बीच में उन्होंने देखो अपनी गुडविल कितनी अच्छी बनाई। करेक्ट। एकदम से उन्होंने एक पॉडकास्ट, एक शो चल रहा था वहां पर, उन्होंने कुछ गलत वर्ड्स का यूज करा। इसीलिए कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे, पहले तोलो, पहले सुनो, फिर तोलो, फिर बोलो। करेक्ट। तो वही होता है ना कि आपकी इतनी सी गलती के लिए आपने जितना बड़ा साम्राज्य खड़ा करा, इतने लोग आपके प्लेटफॉर्म पर आते थे, आपके पॉडकास्ट पे आते थे, इतनी सी गलती पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। बिल्कुल वही वाली बात है जैसे तो आपने कहा। सॉरी। एक एथलीट और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप बन रहे हो और आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको अपने कैटेगरी में गुड होना चाहिए। आप लोगों के बारे में सोचो, अगर आप सोशल मीडिया पे एक भी वीडियो डाल रहे हो तो वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, वो ऐसा ना हो कि लोगों को नेगेटिव कर दे।
बिल्कुल। तो मैं सोशल मीडिया पे जब आई तो मैंने धीरे धीरे अपनी अपब्रिंगिंग्स ऑब्वियसली काम आती हैं, मैंने राइट। धीरे धीरे लर्न किया कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या लूप होल्स हैं, जहाँ मेरे को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, जहाँ मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता था ना, जैसे कि आज मैं आपके यहाँ आई, हाँ जी। बी बनिया वाइज, जब मैंने राइट। नाम सुना ना, मेरे को ना बड़ी कनेक्टिविटी फील हुई कि यार मैं, मेरे को ना ये बनिया है और मैं भी बनिया हूँ और ऐसे शो में जाना है। तो मैंने ना मतलब आपको एक बार भी सिंगल सेकंड भी मना नहीं करा कि नहीं मैं करेक्ट। नहीं आ रही, मैंने बिल्कुल। बोला नहीं मैं आ रही हूँ, हाँ जी। ठीक है, एकदम से, क्योंकि मुझे वहाँ पे कनेक्शन फील हुआ हाँ और जी। आपकी टीम इतनी सपोर्टिव थी, तो हाँ मेरे को जी। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। इवन मेरी मैनेजर ने भी बहुत तारीफ करी आप लोगों की हाँ जी। कि आपके जितने भी पॉडकास्ट गए हैं उसमें से एक रिलेटिव थे, मेरे जानकार थे, हाँ जी। उन्होंने बताया हाँ। आपके शो के बारे में। तो मैं बहुत जल्दी और बहुत, मेरे को ना ऐसा अच्छा लगता है कि जहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती है ना, जहाँ करेक्ट। इंटेलिजेंट चीजों की बात चल रही होती है, राइट। जहाँ लोग ऐसे होते हैं, तो मैं उस ऑरा में, उस रडार में बैठना पसंद करती हूँ। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ऐसे ही मैं आ गई यहाँ पे और हाँ फिर जी। मेरे को ये लगा कि इंफॉर्मेटिव होगा, कुछ मैं लोगों को सिखा सकती हूँ। मैं करेक्ट। आज भी लोगों की भलाई के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए ही यहाँ बैठी हुई हूँ कि करेक्ट। शायद आज मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो लोगों के काम आ जाए, राइट राइट। क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप एक्सपीरियंस करने बैठोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत पीछे चली जाएगी। राइट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे आपने अभी अपने जर्नी के बारे में बताया कि आपने सोशल मीडिया इतना कंसिस्टेंट रखा, आपने, आपके पास सलमान खान की ब्रांड का ऑफ़र आया, आपके पास मल्टीपल अदर ब्रांड्स का ऑफ़र आया, फिर आपने अपने फॉलोअर्स का ध्यान रखते हुए, क्योंकि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है, वो उन्होंने ही आपको इतना आगे लेके गए हैं, जी तो आपने चूज़ किया कि कौन सा ब्रांड के लिए मुझे प्रमोट करना है, कौन से ब्रांड के लिए नहीं करना, कौन से मेरे फॉलोअर्स के लिए ठीक है या नहीं है, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ नहीं देना चाहती। दैट्स वाई आपका जो एक सोशल मीडिया की वैल्यू है, आपकी एक फेस वैल्यू, वो बढ़ती गई। जी ठीक है। ऐसे ही जैसे व्हेन आई वाज आस्किंग यू के किसी भी एक नए कंटेंट क्रिएटर को जो इनिशियल स्टेज पे है, उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट कंसिस्टेंट रहना चाहिए, सेकंड जब वो कंसिस्टेंस रहता है तो उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, और उसके साथ उसको अपने फॉलोअर्स का भी ध्यान रखना है वो क्या प्रमोट कर रहा है, जी क्योंकि लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, आपने वही प्रमोट किया जो आपको ठीक लगता है, जी जो आपको लगता है कि आगे किसी कोई भी जो देख रहा है मेरी वीडियो वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। जी दैट वाज ऑल अबाउट इट। बट एक चीज़ और भी थी, आपने इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी भी स्टार्ट कर दी, जी जी अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो कैसा रहा मतलब? एक्चुअली जब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो आपको एक पता है कि चाहे कोई एक्टर हो, उसका भी एक ना एक कहते हैं एक लहर होती है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर की आपने बात करी जहाँ, तो मैं आपको बता दूं, जब मैं सोशल मीडिया पे आई थी तब में और अब में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई है। मैं उस चीज़ को देखते हुए आई, मैंने देखा कि जब स्टार्टिंग की थी मैंने, तो मेरे पे बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स आ रही थी, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें थी। अभी मैं देख रही हूँ आफ्टर कोरोना हाँ जी। इतने लोग फिटनेस से ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हैं, हर दूसरी लड़की जिम कर रही है, हर दूसरी लड़की ग्लूट्स के बारे में बता रही है, मसल्स के बारे में बता करेक्ट रही है। करेक्ट आप करेक्ट। देख रहे हो जेंजीज आ चुके हैं हमारी मार्केट में, जो राइट। छोटे छोटी एज के होके भी इतनी मस्कुलर बॉडी बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए ना कॉम्पिटिटर बन गए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। वो कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि नहीं हमने तो कंपटीशन खेला है तो हमारे लिए लोगों क्या को नहीं पता ना बैकग्राउंड असली कंपटीशन क्या है। करेंगे, है ना। लेकिन नॉर्मल लोग जो देख रहे हैं, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं पता, आज भी पता है आपको, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 10% जनता ही है जो फिटनेस को जानती है, बाकी सब अपने बैक टू बेसिक अपने काम में लगे हुए हैं, राइट। ठीक है। तो मैं जब उस चीज़ को फेस कर रही थी ना, मैं देख रही थी धीरे धीरे ब्रांड्स, जब तक आप चढ़ते सूरज रहोगे उसको सलाम होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका एक एक फेस आता है। तो जब मैं सोशल मीडिया पे अर्निंग कर रही थी ना, हाँ जी। तब मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट करा, उसको जोड़ा। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है मैं बनिया फैमिली से हूँ, तो मैं खर्च करने पे कम बिलीव रखती हूँ, मैं जोड़ने पे ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। जब आपकी एक लहर चल रही होती है ना, मैं कहती हूँ जब आपका करियर का एक बेस्ट टाइम चल रहा होता है ना, तो उस पैसे को ना पार्टीज में इधर उधर उड़ाने से अच्छा है उसको इन्वेस्ट करो, उसको जोड़ के रखो, ताकि जब आपका बैड टाइम आए तो वो आप इन्वेस्टमेंट वहाँ यूज कर सको। करेक्ट। तो मैंने, जब मेरा वो टाइम पीरियड चल रहा था ना, मैंने उस चीज़ को, उस पैसे को जोड़ा। जब मेरा खराब टाइम आया तो मैंने उस पैसे को अपने बिजनेसेस में लगाना स्टार्ट किया। राइट। मैंने उसमें ये देखा, और बहुत ज़्यादा, मैं जब सोशल मीडिया पे थी आई थिंक मैंने इतना अच्छा पैसा कमाया, और मेरे को, मेरा ना एक घर था, मैं पहले एक रेंट पे रहती थी क्योंकि मैं अयोध्या से हूँ, यूपी से हूँ। और जब मेरे डैड और मॉम यहाँ पर आए तो हम एक रेंट के घर पे रहते थे, ठीक है। मेरी सिस्टर आई थिंक 8 साल की थी और मैं 6 साल की थी, ठीक है, 2 साल का हमारे बीच डिफरेंस है। और धीरे धीरे मैं उसी रेंट के घर पे बड़ी हुई। तो ना एक बबल गम आती थी पहले,
3 कलर्स वाली, करेक्ट करेक्ट। उसमें एक चिट आती थी, एक टैटू आता हाँ था, जी, और हाँ उसको ना जी। थूक लगाते थे और चिपका लेते थे, हाँ, ठीक है। राइट राइट। तो वो ना मैं बोर्ड्स पे चिपका देती थी। सबने जब मैं किया है। थोड़ी बड़ी हुई, 12-13 साल की हुई, हाँ, तो हमारे जो मकान मालिक थे उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने स्टार्ट करी, अच्छा, ठीक है। मैं 13 साल की हुई, मेरे डैड का भी अच्छा काम चल गया था, हमने एक घर ले लिया था, ठीक राइट। है। तब तक उन्होंने ना बहुत बन रहा था वो, हम्म मतलब एक फ्लोर बना था, दूसरा फ्लोर बन रहा था, उतने पे ही हमारी जो लैंड ऑनर थी उन्होंने इतना कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, फैमिली रहती है, फिर आपके मामू भी रहते हैं, ये है वो है, आप खाली करो, ठीक अच्छा, है। या तो फिर मेरी बेटी का भी प्रोजेक्ट, क्योंकि हम तो उनकी ऑनर की बेटी और मैं, हम एक सेम स्कूल में पढ़ते थे, अच्छा। उसके प्रोजेक्ट भी मेरे को ही बनाने पड़ते थे, उसकी चीज़ें भी करनी पड़ती थी, मतलब अगर उसका होमवर्क आया हुआ है वो उसकी लड़की नहीं करेगी तो मैं करूँगी। यूपी से थे तो हमें ना एज अ बिहारी टैग दे दिया जाता था कि तुम बिहारी हो, अच्छा। बिहारी है तो बिहारनी काम करके देगी, ठीक है। लाइक मुझे इतना कुछ सुना है मैंने, इतना कुछ देखा है लाइफ में, कि मैं अपनी लाइफ को रिलेट करती हूँ उन लोगों से। मैं जब उस घर से निकल गई, मैं सोशल मीडिया पर आई, मैंने हार्ड वर्क किया, हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने अपने आप को बिल्ड करा हर दिन। करेक्ट। जब मेरे पास वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, मेरे अंदर ना एक लीडरशिप और एक पावरफुल लड़की की छवि हमेशा से रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डैड। हम्म मेरे डैडी ने मुझे हमेशा इतना स्ट्रांग रखा है ना अपने काम को लेकर। जब मैंने वो धीरे धीरे सोशल मीडिया से अपने बिजनेस बिल्ड करने शुरू कर दिए ना, छोटा बिजनेस, यहाँ पैसा लगाया, कमेटी आती थी, कमेटी डाल राइट दी, राइट। मम्मा वो घर में चलता है कि आज ये कमेटी है, ये डाल दो, तो मैंने वहाँ से पैसा अपना इकट्ठा करा। मुझे कुछ टाइम बाद पता चलता है, अभी 2-2.5 साल पहले ही पता चलता है कि वो घर बिक रहा है। अच्छा। अब मैं उस लेवल पे आ चुकी हूँ कि मैं वो घर भी खरीद सकती थी। हाँ। मैंने अपनी मम्मा पापा को कुछ नहीं बताया। हम्म 1 साल पहले ही मेरे डैड की डेथ हुई है, तो हाँ। उससे पहले 2.5 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैंने वो घर खरीदा, 1 महीने रजिस्ट्री वगैरह में टाइम लगा। मैंने मम्मा को, मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी, उसी दिन मैंने सारा फंक्शन रखा, हाँ जी। वो घर बनवाया, लैंड ली हम्म 3 महीने पहले। हाँ। उसके बाद मैंने 6 महीने बहुत हार्ड वर्क किया, हाँ जी। और उसके बाद में जो मेरे पैसा आया मैंने उसको बनवाया, 1 BHK 2 BHK 1 BHK 2 BHK हाँ ऐसे जी। करके मैंने पूरा अपना 6 फ्लोर तक का घर बनवाया। हाँ जी। और जब मैंने वो अपने पेरेंट्स को दिखाया, मतलब हम्म वो ना खुशी के आंसू जो थे, उनको एकदम से ना, मेरे डैड को तो कहते मेरे को हार्ट अटैक दिलवाएगी क्या तू मेरे को, ठीक है। मेरे डैड इतने खुश हुए, वो जो खुशी थी ना, उसके लिए मैं मतलब आज भी ना खुद पे प्राउड फील करती हूँ। मतलब इससे आपको बड़ी छोटी चीज नहीं हो छोटी सकती। चीज़ों से ना, आज मैं चाहे मैंने फ्लैट ले लिया हो इधर उधर कहीं भी, इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, बट वो जो खुशी है ना, मैं आपसे करेक्ट। इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट खुशी थी। बेस्ट मतलब वो मोमेंट। इतना अच्छा मोमेंट था ना, मैं भूल नहीं सकती। हाँ। इवन हमारे जो पूरी गली वाले थे ना, हाँ। वो भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे। वो भी अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि बनना है तो ये बिहारन के बच्चे जिसको हम बोलते थे, आज वो लड़की शिवानी गुप्ता, आज उन सबका ना प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो गया है, हाँ। मतलब ऐसे से ऐसे हो गए हैं वो लोग, करेक्ट। ठीक वही है। चढ़ते वो सूरज को मैंने, सलाम वाली बात। हाँ, चढ़ते सूरज को सलाम वाली बात है, वो हाँ। चेंज हो गए। वो मेरी मम्मा से अब इस तरीके से बात करते हैं कि आपकी लड़की ये काम करा देगी, बड़े दब के, बड़ा उससे वो कहते हैं ना, आपकी पावर ही आपको दिखाती है कि आप कितने करेक्ट कैपेबल करेक्ट हो। करेक्ट। तो लोगों का वो नज़रिया, वो मेरे पेरेंट्स की खुशी, वो मेरे रिश्तेदार जो हाँ। हमें बोलते थे अपनी लड़की को इतनी छूट दे रखी है, राइट। इतना कुछ, आज वही रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए बैठे रहते हैं। तो मेरे को लगता है ये कमाई जाती है। और मैं इसीलिए कहती हूँ, सोशल मीडिया पे जो अर्निंग कर रहे हो आप लोग, आज आपको अच्छी अच्छी ब्रांड मिली है, उस पैसे को जोड़ो, उसे पार्टीज में, क्लबिंग में, इधर उधर दोस्तों के बीच में खर्च करने से कुछ नहीं होगा। राइट। आप कहोगे कि तू बड़ी कंजूस है, तू बनिया है, ऐसा नहीं है। मेरे दोस्तों से जाके पूछो, उनको सबसे पहले बोलेंगे, सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड यही निकालती है, सबसे ज्यादा बिलिंग के लिए सबसे पहले यही शिवानी आगे जाती है। लेकिन मैं दोस्तों में ऐसे बैठती हूँ जो मुझे 4 बात सिखाएं, तब मैं उन पे खर्च करती हूँ। मैं ऐसे दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं बैठती जो मुझे ये सिखा रहे हो कि ये नशा कर ले, ये नशा कर ले, नहीं। मुझे ना एक्चुअली कोई अगर इंटेलिजेंट होता है ना, तो मुझे ना इंटेलिजेंट लोगों के पास बैठना पसंद है, डजेंट मैटर उनकी एज क्या है। मैं 60 साल के लोगों के साथ भी बैठती हूँ। मैं अपने नानू के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, मेरे दादू बहुत जल्दी अर्ली एज में ख़त्म हो गए थे, बट मैं अपने नानू और नानी से मैंने इतना कुछ सीखा। फिर मैंने अपने जो मेरे कलीग हैं उनके डैड मॉम से इतना सीखा। तो मुझे ना, मेरे को लगता है कि मेरे को लोग, नॉलेजेबल लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। और मैं लोग कहते हैं यार मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, इतना मेरे दिमाग में फिट नहीं होगा। मैं कहती हूँ ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं सीमा ही नहीं होती। होती। आप हर दिन बैठ के, यार हम
कुछ ना कुछ टीवी सीरियल पे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में फीड होता है ना, करेक्ट। तो हर दिन कुछ नया सीखो। मेरी आदत है हर दिन कुछ नया सीखने की। हाँ जी। वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से मैंने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करे। हाँ। वो जर्नी थोड़ी हार्ड थी, बट हम्म। हाँ मैंने पूरी पूरी रात बैठ के उस चीज को लगाया। लोग ना वॉशरूम में जाके अपना फोन यूज करते हैं। हाँ जी। आजकल ये हर किसी इंसान की प्रॉब्लम है। करेक्ट। वॉशरूम में जाते हैं, फोन लेके जाते हैं, 10-10 15-15 मतलब मिनट अपना आधा आधा खराब घंटा। करते हैं, आधा घंटा। हाँ। हाँ तो आधा एक एक घंटा खराब करते हैं। बट मेरे को ना, मैं एक जगह गई हुई थी, मेरी फ्रेंड मेरे को बोलती है यार तू फोन लेके नहीं गई? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा यार कुछ है, कोई पैम्पलेट या कुछ? मैंने देखा कप सिरप रखा हुआ था उसके घर में। हाँ। मैंने उठाया और मैं वॉशरूम में ले गई। उसने कहा तूने कप सिरप के साथ क्या किया? मैंने कहा यार इसके पीछे जो लिखा हुआ है ना, मैं वो पढ़ रही थी, मैं वॉशरूम में बैठ के करूँ क्या? कहती मोबाइल ले जाती, वो चला लेती। मैंने कहा नहीं यार, अगर वॉशरूम में टाइम खराब कर रही हूँ अपना, तो मैं एक बारी पढ़ लेती हूँ। मेरी ना आदत है वॉशरूम में कुछ भी ले जाके, अगर कहीं शैम्पू रखा होता है या कुछ रखा, उसके पीछे का पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, नॉलेज गेन करना। तो मेरे को लगता है कि हर टाइम आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन आप करते स्किल रहो। अपडेट करते रहो और नॉलेज गेन हाँ, करते तभी रहो। लोग बहुत कहते हैं अच्छा। 25 साल की एज में तू इतना ज़्यादा समझदार हो गई है, तू ये बिजनेस भी कर रही है। अभी मेरी एक नई ब्रांड आ रही है, शीरो हर्ब, हाँ जी। लॉन्च हो चुकी है, प्रमोशन अब उसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो शीरो हर्ब जो है व्हाट इज वो, इट अबाउट, थोड़ा सा बताओ ना। जी मैं आपको बताती हूँ। शीरो हर्ब जो हमने लॉन्च करी है, आपको हर्ब से पता चल रहा है कि वो wellness सारा नेचुरल है, 100% नेचुरल चीज़ है। तो हमने वो ब्राह्मी और इन सब चीज़ों से मिला के उन लोगों के लिए लॉन्च करी है जिनको टाइम से नींद नहीं आती, जो 18-18 साल के बच्चे, एनजाइटी हो रही है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनका माइंड वैसे बहुत कम हो जाता है। मतलब कहते हैं ना, वो Nice. रोज रोज अपने घर की बहस और ये सब। अभी Correct. मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, पुलिस में है वो। उनके बेटी को इतनी एनजाइटी होती है क्योंकि उनके घर में लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ में होता है, उसकी वजह से उनकी बेटी डिस्टर्ब हो चुकी है। आई थिंक वो 17 साल की है। हाँ जी। और उसके हाथ शिवर करते हैं। God. तो उन्होंने मेरे को ये शेयर करा कि शिवानी आप फिटनेस से हो, मुझे कुछ बताओ। मैंने कहा मेरी एक टैबलेट आई है पीस वेदा, आप उसको जाके बाय कर सकते। तो वो उस बच्ची ने लेना स्टार्ट करा, उसको बहुत काम फील होने लगा, टाइम से वो सोने लग गई, एनजाइटी उसकी स्लो हो गई। तो ये मैं टैबलेट लॉन्च इसलिए करा है, मैंने लोगों को देखते हुए, इतना पॉल्यूशन है, इतनी घर में लोगों के कलेश हैं, लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं। आजकल के लोगों को ना, मतलब रिस्क लेना बहुत टफ लगता है। मेरे घर में ऐसा है ही नहीं। मेरे घर में ना, एक बारी आई थिंक अभी रिसेंटली मेरे डैड की डेथ से पहले मैंने 1.2 CR का रिस्क लिया था। हाँ जी। ठीक है, और मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी साहित्यवाणी क्रिएशन। गूगल पे आज भी होगी साहित्यवाणी क्रिएशन। मैंने पहला कॉन्सर्ट कंपनी थी ये, मैंने पहला कॉन्सर्ट किया था गुड़गांव में जिम खाना क्लब में। अच्छा। ठीक है, हमने जैस्मिन सैंडलर्स को बुलाया था, उनकी फीस आपको पता है, सिंगर्स कितने लाखों में पैसे लेते हैं। ठीक है, मेरे 1.2 CR लगे थे, मेरे और मेरी पार्टनर के। राइट। ठीक है, साहित्यवाणी, साइस्ता एंड शिवानी क्रिएशन थी, हम 2 फ्रेंड्स थे। वहां पर मेरे को लॉस हुआ क्योंकि नॉलेज नहीं थी। नॉलेज इज पावर, पावर इज मनी। ठीक है, और मैंने वो नॉलेज, बिना नॉलेज के, बिना रोड मैप के, मैं उस भेड़ चाल में घुस गई कि कॉन्सर्ट है, दूर से देखा बड़ा पैसा आता है, इतने इतने लोग आते हैं, टिकटिंग शो होता है। मैंने वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करा और मैं लॉस खा गई। बट स्टिल मैं जब घर आई ना, मेरे डैड को ये सारी चीज़ें पता चली। मेरे डैड ने कहा क्या हो गया, कोई बात नहीं, पैसे करे हैं। मैंने कहा डैड मेरे को सबसे बड़ी, मेरे को 3 दिन से नींद नहीं आई है और मैंने पैसा मार्केट से उठाया है, ऐसा ऐसा हो गया। मेरे डैड ने वो भर दिया। हाँ जी। मेरे डैड ने, मेरे को लगा डांटेंगे क्योंकि हमेशा मम्मा इतना सुनाती थी। मेरे डैड ने बोला अभी तो लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई है बेटा, और कोई बात नहीं, गलती चाहे छोटी हो, चाहे घर में चाय गिर जाए या दूध गिर जाए, वो गलती और ये गलती, मेरे डैड ने उसको बराबर कर दिया। तो मुझे वहां से पावर मिली कि कोई भी गलती करने से आप सीखते हो, और गलती या रिस्क नहीं लोगे जिंदगी में तो आगे कैसे बढ़ोगे। करेक्ट। हर बंदे, आप किसी भी टाटा, अंबानी, आप किसी को भी देख लो, हर बंदा रिस्क पे जिंदगी खेल रहा है और रिस्क पे ही बिजनेस होते हैं। करेक्ट। मेरे डैड ने मुझे वहां से स्ट्रॉन्ग किया। मैं अपने डैड के ऑफिस में बैठती थी, उनको मैं सर बोलती थी। मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है ना कि काम कैसे करते हैं। मैंने उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनके चलने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, वो किस तरीके से सामने वाले से बात करते हैं। आज की डेट आप मेरे सामने किसी को भी बिठा दो, मेरे अंदर डर ही नहीं है। मैं रिस्क लेने से डरती नहीं हूँ। रिस्क मैं तब लेती हूँ जब मैं सारी अपनी R&D कर चुकी होती हूँ, उसके बाद मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। 1-2% आता है आपकी कि डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, बट हाँ जी बिल्कुल मैं कर सकती हूँ वो चीज़। वही चीज़ जैसे आपने बोला कि आपके फादर ने
उस चीज़ को इतना छोटा बना दिया कि घर में चाय गिरी है और आपने 1.25 करोड़ रुपए का लॉस किया, इतना छोटा बना दिया. दैट सपोर्ट गेव यू दैट कॉन्फिडेंस, और आपको उसने इतना कुछ सिखाया कि आज आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते होगे तो ऑब्वियसली आप सारी अपनी R&D करके, राइट सारा अपना स्टडी करके, चीज़ें को देख परख के ही इन्वेस्ट करते हो. जी तो वो एक इंसिडेंट ने आपको इतना कुछ सिखा दिया, आपके फादर का कॉन्फिडेंस आप पे आपको इतना कुछ सिखा दिया कि आज आप शायद वो गलती रिपीट नहीं करोगे. नहीं करोगे. तो शायद 1.25 करोड़ रुपए फीस थी आपको ये चीज़ सिखाने की, जी ये मान लेते हैं. एब्सोल्युटली राइट जी ये मान लेते हैं. आपने ये भी चीज़ बोली, आपने अभी कई बार मेंशन किया कि दैट यू लॉस्ट योर फादर लास्ट ईयर. जी तो दैट इज समथिंग वेरी बिग इन एनीवन्स लाइफ. अगर ऐसी ट्रेजेडी किसी के साथ भी हो तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, बट स्टिल यू केम आउट सो स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव सीन यू ग्रो. कि आपने कैसे ये पिछले साल कैसे बिताया है, ये आप से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा और आप ही बता सकते हो. जी हाँ जी. तो क्या मतलब आपने कैसे वो कोप अप किया उससे, एंड हाउ डिड यू केम आउट सो स्ट्रॉन्ग? एक्चुअली जब मेरे डैड गए, ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी मेरे डैड की. आपको मैं बताऊं, अगर आपने गूगल किया हो, आपको पता हो कि मेरे डैड की डेथ एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी. और अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो मेरे डैड मेरे घर में सबसे ज़्यादा हेल्दी और सबसे ज़्यादा रूटीन में रहने वाले इंसान थे. और उनको देख देख के हम अपने रूटीन में आते थे. अगर वो 4 बजे उठ रहे हैं तो हम भी 4 बजे उठने की कोशिश करते थे, बट हमसे हो नहीं पाता था. बट वो उनका रूटीन बचपन से ही रहा है. ठीक है. तो मेरे डैड के जाने के बाद मेरे डैड, जैसा कि मैंने आपको, मेरी हर एक बात में मेरे डैड घूम फिर के आते हैं, राइट. क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे. वही मेरे बॉयफ्रेंड लगा लो, उन्हीं के साथ घूमना फिरना, मूवीज देखना, करेक्ट. सब कुछ. ठीक है. और उन्हीं की वजह से मेरी मम्मा भी बहुत कूल माइंड हो चुकी थी, क्योंकि मेरे डैड ने उस लेवल में लेकर गए कि फैमिली को छोड़ो, तू मेरी फैमिली है, तू मेरे साथ रहे, मेरे को जैसे सपोर्ट चाहिए. मैंने घर से बहुत कुछ चीज़ सीखी है. मैंने अपने पापा से पेशेंस भी सीखे हैं. जब मेरे पापा मम्मी की लड़ाई हो जाती थी ना, या तो मेरी मम्मा चुप हो जाती थी या तो मेरे डैड चुप हो जाते थे. एक ही इंसान बोले. तो मैंने ज़िंदगी में डैड के जाने के बाद ये देखा कि मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ और मेरे पास ना बात करने के लिए कोई है नहीं. ठीक है. करेक्ट. तो मेरे को मेरे डैड मेरा ऐसा लगता था मेरी बैकबोन है मेरे डैड. मैं कुछ भी रिस्क ले लेती थी. यार आप ये देखो, मैंने 1.2 CR का रिस्क ले लिया. मुझे पता था मेरे पापा खड़े हैं, देख लेंगे. कुछ बात हो जाती थी कॉलेज में या इधर उधर, मेरे पापा हैं, देख लेंगे. क्योंकि मेरा वो माइंड सेट था एज अ बॉय, उखड़ दिमाग की. वो वॉलीबॉल वाले टाइम पे भी तो था. पटक के, हाँ वॉलीबॉल वाले टाइम पे भी वॉलीबॉल. इवन आप मेरा अगर हाथ भी देखोगे ना, आप यू कैन फील इट कि मेरे हाथों में इतनी लकीरें हैं और इतने रफ हैं. नॉर्मल लड़कियों के बड़े सॉफ्ट हाथ होते हैं. अभी बिहाइंड द कैमरा हमारे पीछे लड़कियां बैठी हुई हैं, उनके हाथों से मैंने हैंडशेक किया, वेरी सॉफ्ट. और मेरे हाथ ऐसा लगता है जैसे कोई लड़के का हाथ है. इवन लड़कों के हाथ भी सॉफ्ट होते हैं आजकल, तो होते हैं. ठीक है. हाँ, आजकल सारे यूज करते हैं. मैं कॉलेज लाइफ में मैंने देखा है कि अगर मेरे को किसी ने कुछ बोल भी दिया, मैं कॉलेज में ना कार रेसिंग करती थी. अच्छा. मेरे शौक भी सारे लड़कों वो भी वाले. नहीं छोड़ा आपने? हाँ. मतलब मेरे पास तब वो होती थी पोलो GT. मैं तब भी कार रेसिंग करती थी और मतलब फुल ड्रिप वगैरह मार रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ. हालांकि मेरे घर में किसी को कुछ नहीं पता था इस चीज के बारे में, अब पता चल जाएगा. बट मैं वो चीजें करती थी. अब ठीक है. तो मेरा ना माइंड सेट वहां से ऐसा था कि मेरे डैड को पता चल गया था 1-2 बारी. मेरे डैड ने कहा कोई बात नहीं, बट आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि मेरी जान बसती है आपके अंदर. मेरे पापा के वो कुछ इमोशनल वर्ड्स जो मुझे हमेशा और आज भी मुझे फील होता है. इवन मैंने अपने डैड के साथ इतनी स्नैप्स ले रखी हैं, इतनी पिक्चर्स क्लिक करा रखी हैं, इतनी फोटोज, और हर चीज में मेरे डैड का आना. मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं तो मेरे डैड आ जाते थे, वेरी चिल. हाँ जी. कि ठीक है. लेकिन दारू, शराब, सिगरेट, इन सब चीजों से दूर. अगर ये पता चल जाते तो शायद मेरे पापा मेरे को उल्टा टांग देते. करेक्ट. ठीक है. वो डर भी था कि बनिया फैमिली इतनी कूल नहीं हो सकती. हाँ, नहीं, दिखाती है कि ठीक है मर्यादा में रहो. आई थिंक हमारे यहाँ की लड़कियों को, बनिया फैमिली की बता रही हूँ, मुझे दूसरों का कल्चर इतना नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ की लड़कियाँ आज भी इतने डर में रहती हैं कि अगर कोई रिश्तेदार आ जाता है ना, तो हमारे पेरेंट्स को ना मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आंखें घुमा देते हैं, बड़ी छोटी, वो इशारे कर देते हैं. इशारे काफी है. हाँ. तो हमारे यहाँ इतना डर है कि वो बस आंखों से इशारे कर देते हैं और हम डर के निकल लेते हैं. राइट. तो मेरे डैड का ना वो आंखों का इशारा भी मुझे इतना ऐसा लगता था कि यार मेरे डैड ने मुझे ये सब सिखाया है. हमारे यहाँ कभी चिल्लाहट नहीं हुई, कभी लड़ाई गाली गलौज कभी नहीं सुना.
जब मेरे डैड चले गए ना, मेरे कुछ रिश्तेदारों के भी हमने रूप देखे। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे डैड ने मुझे सिखाया था ना, वो मुझे ट्रेन कर रहे थे एक्चुअली। मुझे नहीं पता था ऑफिस में बैठ के ऐसी सी बातें वो क्यों करते थे, मेरे को ये इतनी चीज़ें क्यों सिखा के गए। अब मुझे समझ में आता था उनको जल्दी जाना था, इसलिए वो मुझे इतनी जल्दी जल्दी लर्निंग्स दे रहे थे। वो मुझे मतलब मैं 21 साल 22 साल की हुई थी जब मैंने ऑफिस में कदम रखा था। वो तब से ही मुझे वो चीज़ें सिखाना कि तुम्हें ऐसे बैठना है और तुम्हें ये करना है। मैं डैड को बोलती थी यार ऑटोग्राफ ले ले करो ना। जब मैं रेंट वाले घर पे रहती थी ना, विंडो पे खड़े होके मैं बोलती, कहते यूनिवर्स सुनता है आपको। मैं मम्मा को बोलती थी मम्मा ये आंटी हमें इतना कुछ बोलती हैं, एक दिन ना हम भी इस गली में अपना घर लेंगे। और वो यूनिवर्स ने सुना। एंड तब से मुझे विश्वास हो गया जब मैंने घर खरीदा कि यूनिवर्स सुनता है। मैं डैड को बोलती थी यार साइन करवा लो यार, मैं इधर ऑटोग्राफ देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी और मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी। आपने तो रील को रियल में कर दिया। हाँ मतलब ऐसा रियलिटी में मैं वो चीज़ें फेस करती गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे डैड जो मुझे सिखा रहे थे, मुझे नहीं पता था वो इस दिन के लिए सिखा रहे थे, उनको इतनी जल्दी जाना था। बट जो मेरे डैड ने मुझे सिखाया है ना, आज मुझे लगता है कि मैं अपने आप को स्ट्रांग फील करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मेरे डैड चले गए। ऑब्वियसली हर किसी लड़की को कमी होती है, उनके डैड उनके सुपर हीरो होते हैं। मेरे डैड भी मेरे सुपर हीरो थे, ठीक है। बट मेरी ज़िंदगी में मेरे डैड एक्चुअल में चले जा चुके हैं, बट मेरे लिए वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, वो हैं। वो मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। और जो उनकी बातें थी मुझे आज रिकॉल होती हैं। और मैं आज अगर इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं कभी ना किसी के आगे रोती नहीं हूँ। बट मुझसे ज़्यादा इमोशनल लड़की कोई नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे इमोशंस सिर्फ मेरी माँ के आगे निकलते हैं या फिर मेरी सिस्टर के आगे। मैं अपने ब्रदर के आगे भी नहीं रोती, क्योंकि मुझे उसे स्ट्रांग बनाना है। करेक्ट। मैं अपने ब्रदर के आगे कभी नहीं रोती। मैं चाहती हूँ, मेरे डैड जब गए थे ना, अगर आप जान जाओगे, मैंने एक्चुअल में रियलिटी तब देखी। अभी तक मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे हर वो चीज़ दे रहे हैं, तो मुझे ना वो मतलब कहते हैं ना एकदम बिल्कुल रोड पर आके चीज़ें पता नहीं चली। मेरे डैड के जाने के बाद जब मैं वो पुलिस वालों से लड़ रही थी, जब मैं वो हॉस्पिटल में, जब एक वो चीज़ नहीं भूल पा रही, जब मॉर्चरी में मेरे डैड का पोस्टमार्टम होने वाला था, उस डॉक्टर ने मुझसे बोला जाके पन्नी ना बाहर 15 रुपए की मिलेगी, जाके लेकर आओ, बॉडी लपेटनी है। मैंने उस डॉक्टर को ना मैंने इतना मतलब खून का घोट होता है ना, वो पी के बैठी। और मैंने बोला आप ऐसी बातें कर कैसे रहे हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट आपको सब कुछ दे रही है, फंड्स दे रही है, ये आप बॉडी लपेटने के लिए पन्नी बाहर से मंगवा रहे हो? धंधा खोल रखा है लोगों ने। इस टाइम पे तो मतलब हालत ही नहीं होती फैमिली की कुछ सोच समझ पाए। वहां पर ऐसी ऐसी बातें, 6 साल की बच्ची का रेप हो रखा है और उसको 15 दिन से उसकी माँ बाहर बैठी है हॉस्पिटल की कि मेरी लड़की का पोस्टमार्टम कर दो, आप उसको बॉडी नहीं दे रहे हो। सोचो ये हालात है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के। और अगर मैं कह रही हूँ मेरी जान पहचान ना होती, सपोज दैट आई एम अ कॉमन मैन और मैं एक आम आदमी हूँ और मैं गई हुई हूँ, तो मेरे डैड की आई थिंक मेरे को बॉडी मिलती 1 महीने के अंदर। जब तक वो बॉडी की तहस नहस हो चुकी होती, मैं उनका सही से क्रियाक्रम भी ना करवा पाती, ठीक है। वो तो पावर है, चीज़ें हैं, तभी मैं कहती हूँ पैसा कमाओ। ये पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं कमाओगे तो आप भी एक आम आदमी की तरह मसल दिए जाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ पैसे में बड़ी पावर है। इंडिया जैसे अगर शहर में रह रहे हो आप, तो आपको पैसा कमाना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना, उनके रहते हुए भी और उनके जाने के बाद भी, तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। डजंट मैटर आपकी एज क्या है, आप क्या करते हो, और आपने फेलियर से डर के बैठे हुए हो। फेलियर से डर के बैठने से कुछ नहीं होता। करेक्ट, टोटली एग्री। मैं कहती हूँ पेरेंट्स भी ना, आपने कभी देखा होगा कोई कहता है यार मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सुनाते रहते हैं। क्यों सुना रहे हैं वो? Correct. आप उस आलस में हो, आप हर दिन सोचते नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो। आपने आज पूरा दिन रील में और इधर उधर निकाल दिया। क्या आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो क्या मैंने आज अपना 100% दिया? नहीं दिया। क्या आज मैंने किसी को खुश किया? नहीं किया। क्या मैं आज किसी की खुशी की वजह बनी? नहीं बनी। क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? नहीं सीखा। तो ये चीज क्वेश्चन जब तक आप अपने आईने में खड़े होगे खुद से नहीं करोगे, आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे। मेरे डैड मुझे ये सिखाते थे। करेक्ट। ये जितने भी वर्ड्स मैं अपने मुंह से निकाल रही हूँ मेरे डैड के वर्ड्स हैं। और वो मेरी ज़िंदगी में आज भी ज़िंदा हैं, और वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव सिस्टम है। और उनके जाने के बाद मैं बहुत मिस करती हूँ उनको। मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरी लाइफ में एज अ पार्टनर आए,
वो भी मेरे डैड की तरह ही हो, जो मुझे कुछ सिखाए। मैं नहीं कहती मैं अपने एज के ही बंदे से शादी करूंगी, अगर मेरे ही एज का बंदा मेरे माइंड सेट का है तो यस आई विल डू। बट मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे फादर की तरह मुझे सही ट्रैक दे, मुझे सही ज्ञान दे। अभी तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बट सम टाइम जब आप अकेले होते हो रूम में तो आपको भी एक ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए होता है कि हर चीज़ आप अपनी मम्मा से शेयर नहीं कर सकते, हर चीज़ आप अपने सिस्टर से शेयर नहीं कर कंपेनियनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक स्पेशल इंसान होता है आपकी लाइफ में जी जो आपका पार्टनर ही होता है, जिससे आप कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हो, आप पेरेंट्स से या सिबलिंग से नहीं कर नहीं पाते। कर पाते। तो Correct. सम टाइम आई फील इट, यस यू आर राइट कि फादर के जाने के बाद आप क्या फील करते हो। बट हाँ, मैं ये फील करती हूँ कि कभी कभी अकेलापन फील होता है, Right. एंड दैट टाइम आई वॉज क्राइंग कि ऐसा क्यों है। कभी कभी बिना कुछ, मतलब सब कुछ सही चल रहा है फिर भी मैं रो रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। और अपने रूम में रोती हूँ, नो बडी नोज कि मेरी कमजोरी किसी को पता नहीं होनी चाहिए। मैं, क्योंकि मेरा जो, मैं गुरु, मेरा 3 नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आई एम 3 नंबर, ठीक है। और 3 नंबर होता है गुरु का नंबर। गुरु लाइक आपको कुछ एज अ टीचर मैं आपको सिखाऊंगी, सिखा के ही जाऊंगी, और मेरी वो पर्सनालिटी में है, करेक्ट। जो मैं हूँ वो है मेरे अंदर। तो मैं वो सोचती हूँ कि यार मैं पावरफुल लड़की हूँ, मैं किसी के आगे रो के नहीं दिखा सकती, राइट। नहीं तो लोग मेरे से मोटिवेट कैसे होंगे। मैं अंदर इंटरनली, हर इंसान के अंदर एक इमोशंस होते हैं, आई एम अ वेरी इमोशनल गर्ल, बट वो मैं सिर्फ अपना एक लाइन फिक्स्ड है, इस लाइन के अंदर मैं बहुत इमोशनल हूँ और इस लाइन के बाहर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। नो बडी नोज कि शिवानी रोती भी होगी कभी, शिवानी जवाब दे देती है। राइट। वो जैसे आपने कहा ना, एक लो फेसेस होते हैं लाइफ में। आपने जैसे बोला कि आपने सिर्फ सिस्टर या मदर के सामने रो लेते, अपने ब्रदर के सामने भी नहीं रोते क्योंकि उसको आप स्ट्रांग बनाना चाहते हो। ऐसे ही देखो, कैमरा के सामने तो सब कुछ अच्छा लगता है, आपके फॉलोअर्स को भी लगता होगा कि शिवानी गुप्ता की लाइफ बहुत अच्छी है, वो फिटनेस में रहती हैं, शी इज़ ग्रोइंग, शी इज़ ओपनिंग न्यू बिजनेसेस, वीडियोस बनाती हैं, एंड शी इज़ इंस्पायरिंग सो मैनी पीपल। राइट, तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जी। बट सबकी लाइफ में एक लो फेस तो आता ही है। बिल्कुल ठीक है, आता उनको है। फिर सपोर्टिंग सिस्टम एक चाहिए होता है। जैसे आपके फादर, आपने इतनी बार बोला कि आपके फादर ने आपको इतनी चीज़ें सिखाई हैं, तो आपके फादर जब चले गए तो आपको एक मिस करते होगे एक सपोर्ट सिस्टम अपनी लाइफ में। तो ऐसा कभी हुआ कि मतलब यू रियली वांटेड समवन इन योर लाइफ, अगर मेल कंपेनियन जो आपको ये सपोर्ट सिस्टम दे सके, जिसके सामने आप मतलब अपने जब आप वनरेबल हो, जब आप एक लो फेस में अपने आप शेयर कर सको, ऐसा कभी आपको लगा? हाँ, जब अभी मैंने कहा ना कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आ चुकी हूँ और मैंने कई सारे बिजनेसेस भी स्टार्ट किए। करेक्ट। और मेरे डैड के जाने के बाद मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आई, जैसे कि मेरी सिस्टर की शादी, हाँ जी। ठीक है, मेरे भाई का करियर, राइट। मेरी मम्मा की हेल्थ और हमारा लाइफस्टाइल, करेक्ट। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए आज मैं अपने घर की बीच की, मतलब मेरी एल्डर सिस्टर भी और यंगर ब्रदर भी, और आई एम द मिडल वन, ठीक है। तो मैं आज अपनी फैमिली की हेड ऑफ द फैमिली हूँ। माँ हमेशा हेड ऑफ द फैमिली होती हैं, हाँ जी। बट एज ए एक्सपेंस मैं हूँ, आप फाइनेंसेस मैनेज मैं कर रही हूँ, ठीक है। माँ का दर्जा कभी कोई नहीं ले सकता, Correct. ठीक है। तो मैं वो फाइनेंसेस मेंटेन करते 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 करते, मतलब कभी कभी खुद को वैसा फील होता है, एग्जॉस्ट फील करती हूँ कि चलो भाई का भी हो गया, सिस्टर का भी कर रहे हैं, मम्मा की भी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रही हूँ, और फिर अपने बिजनेसेस को भी चला रही हूँ, राइट। जिम भी कर रही हूँ, करेक्ट। ठीक है। और जो मेरे बिजनेस में मेरे सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हैंडल कर रही हूँ, जो नई चीज़ आ रही है उसको भी दिमाग दे रही हूँ। मैं, अगर किसी के पास थोड़े से पैसे हैं और आइडिया नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उस पैसे को लगाना है, तो वो इंसान मुझे मैसेज करके या मेल करके आ सकता है, मैं उसको आइडियाज़ दे सकती हूँ Right. कि कहाँ पर आपको अपना पैसा राइट जगह लगाना चाहिए। हाँ जी। एंड बस मैं उस इंसान को अगर आइडिया दूंगी तो एज अ इक्विटी पार्टनर में आऊँगी, चाहे वो 5%, 10%, 15% में आऊँ, बट मैं आऊँगी। इतना सारा कुछ संभालते संभालते ना, सम टाइम आई फील कि कोई हो जो मुझे मेरे साथ रहे, मेरे को एक मेंटल पीस दे, ठीक है। अभी मैं हर चीज़ अपने फैमिली से और अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर सकती। हाँ, जो मेरे साथ में जो आएगा मेरी ज़िंदगी में, वो ऐसा इंसान हो कि वो मेरे पेरेंट्स की तरह मुझे संभाले भी, समझाए भी। और जब एंगर होता है ना, देखो मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है तो मुझे पता है कि रियल लव क्या होता है। करेक्ट। जो आजकल के प्यार हैं, आज लव यू बोला कल ब्रेकअप हो गया, वो वाला प्यार नहीं ढूंढती मैं आज सोशल भी मीडिया वाला प्यार नहीं है। 90s का प्यार ढूंढती हूँ कि जहाँ पर लड़ाई भी हो गई वापस से बात होगी, देयर इज नो ईगो,
लड़ाई तो प्यार होगा तो ईगो लड़ाई तो फैक्टर नहीं होगी। होता, हाँ। तो मैं भी चाहती हूँ अगर हम दोनों में से कोई लड़ रहा है तो एक चुप हो जाए, हाँ जी। दूसरा उसको सुने, अपनी ईगो को साइड रख के अगर वो लड़ रहा है तो मैं चुप हो जाऊं, करेक्ट। ठीक है। मैं वो चाहती हूँ। और आई थिंक ये मिलना बहुत मुश्किल है, बट अगर जो मेरे माइंडसेट का होगा, हाँ। मैं ये नहीं कहती कि आजकल की लड़कियां यार अपने फैमिली से अलग होकर रहना पसंद करती हैं, मतलब लाइक कि नहीं शादी हुई आप अलग हो जाओ, मैं आपके पेरेंट्स को नहीं संभाल पा रही हूँ, नहीं। हर लड़की की ज़िंदगी में जब हम किसी नए घर में जाते हैं, जब आप लड़के को माइंडसेट देख रहे होते हो तो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली भी वैसी होगी। राइट। तो अपनी ज़िंदगी के जब शादी के दिन आते हैं या आप शादी करके चले जाते हो तो 2-3 साल उनको दो। एक एडजस्ट कुत्ते करने के में टाइम साथ लगता रहने है। के लिए भी उसका हमें देखना पड़ता है कि वो कैसे कंफर्टेबल है। करेक्ट। तो आप तो एक इंसान हो ना, आप तो जल्दी समझ सकते हो, आप तो जल्दी इंटू हो सकते हो उनके साथ। तो बिल्कुल। मैं लड़कियों को बोलती हूँ कि इतनी जल्दी डिसीजंस मत ले लिया करो, हाँ जी। थोड़ा सोचा करो, हाँ। उसके बाद अपनी ज़िंदगी को गो विद द फ्लो। हर किसी के पेरेंट्स नाजों से पालना चाहते हैं अपने बच्चों को, और जब लगता है कि आपको आपकी सास थोड़ी टॉक्सिक है या ससुर थोड़ा टॉक्सिक है तो काम हो जाओ, मेडिटेशन करो, सेल्फ मेडिटेशन करो और फैमिली को समझने की कोशिश करो। करेक्ट। जरूरी नहीं है अपने अपने पार्टनर के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग हाँ जी। रखो कि हाँ जी। हाँ भाई तेरे को अगर डांटना है या तेरे को कुछ कहना है, अगर तुम्हारी मम्मा कुछ कहती है तो तू मुझे रूम के अंदर जाके सॉरी बोल दियो, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। करेक्ट। बट पेरेंट्स के आगे कभी बदतमीजी मत करो। और वो मेरी फैमिली में शायद मैंने अपनी मदर से सीखा है मदर से सीखा है। कि लड़कियों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मेन पुरुष प्रधान समाज है यार, आज भी पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन सुनवाई लड़कियों की ही होती है, वो ठीक तो है, ये मानते हो आप। हाँ, शुरू से वो तो मेरी मम्मा ने कहा है कि धीरे धीरे इंसान को प्यार से समझाओगे तो समझ आ जाएगा, एंगर और ईगो से सिखाओगे तो लड़के कभी नहीं समझेंगे। तो लड़कियों को मैं ये नहीं बोलती कि आप बॉसी हो या आप कभी झुको मत, झुकना चाहिए, झुकना अच्छी बात होता है, और फ्लैक्चुएट रहो, अंडरस्टैंडिंग रहो तो आपकी ज़िंदगी चलेगी। तो क्या मेरा जो पार्टनर होगा, क्या वो मेरे लिए इतना अंडरस्टैंडिंग होगा? सम टाइम आई फील, क्योंकि मैं तो ऐसी लड़की हूँ, वन मैन वुमेन। आई डोंट वांट कि मैं सारी दुनिया हर किसी में नहीं देखती, एक ही इंसान चाहिए और वही चाहिए, और उसी से ट्रू लव हो जो भी हो। जब एक बार शादी हो गई तो हो गई। हमारे बनी हो फैमिली में आई थिंक डिवोर्स वगैरह भी नहीं होते। अब पता नहीं आज का क्या ज़माना चल गया है, बट हमारी फैमिली में तो कभी नहीं हुआ। अरेंज मैरिज हुई है मम्मी की भी, प्यार हो जाता है। ऐसे ही मेरे को लगता है लव मैरिज भी करूंगी तो भी वो प्यार बरकरार रहेगा, और वही मैं बिल्कुल वैसी ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल थिंग्स लेके चलती हूँ आज के मॉडर्न ज़माने में। तो मुझे वही चाहिए, एकदम प्योर लव। हाँ, मतलब सोशल मीडिया पे आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी आपको 90s वाला लव चाहिए, सोशल मीडिया वाला नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा पार्टनर हो, मेरे को ये इधर उधर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल की, हम एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं लड़कियों की कि माय पार्टनर इज़ माय नोबडी, मतलब मेरा पार्टनर किसी को देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। फ्री छोड़ दो, आपका है तो कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, आप अपना 100% दो। करेक्ट। मैं कहती हूँ लड़के अगर 4 जगह मुंह भी मार रहे हैं ना, तो लड़कियों को ऐसा होना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, घूम फिर के कितनी बिरयानी खा ले, कितनी शाही पनीर खा ले, उन्हें आना दाल चावल पे है, क्योंकि हर किसी को अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। तो वो अपने कंफर्ट जोन में आ ही जाएगा। बट आप अपने आप को गलत मत करो। लड़कियां सोचती हैं अच्छा मेरे बाहर हस्बैंड का अफेयर चल रहा है तो मैं भी उसको करके दिखाती हूँ। नहीं, वो इज्जत, आपकी इज्जत हमेशा बरकरार रहेगी उसकी नज़रों में अगर आप कभी गलत नहीं करोगे तो डजेंट मैटर कि कौन क्या कर रहा है, आप सही रहो, आप जिंदगी भर सही रहो, आपको सही मिलेगा। ऊपर कहते हैं ना कर्मा, जो बंदा कर रहा है ना उसको भी कर्मा मिल जाएगा घूम फिर के, जो आप कर रहे हो आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। करेक्ट। तो दैट इज़ माय पॉइंट कि ऐसा इंसान चाहिए। तो मैं पीछे आपका भी इंस्टाग्राम फीड देख रहा था, मैंने कुछ पोस्ट देखे कि उस पर कुछ कमेंट्स ऐसे आ रखे थे कि पार्टी कर रही हो, आपके फादर को जस्टिस मिल गया, आपके फादर को इंसाफ मिल गया। मतलब ऑब्वियसली वो आपकी फादर की ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं और आपके पोस्ट पे वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो आप ऐसी चीज़ों को कैसे डील करते हो? मतलब क्या आप उनको जवाब देते हो उसी टाइम या फिर क्या? एक्चुअली जब मेरे फादर का केस हुआ था या सीन हुआ था, तब लोगों के अंदर ये था कि मैंने ये दिखा दिया था कि मेरे को इंसाफ चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है। उसके बाद मैंने लोगों को ये रिप्लाई नहीं करा कि मुझे इंसाफ मिल गया या नहीं मिला। तो दे आर कन्फ्यूज्ड और वो बार बार वही क्वेश्चन करते हैं, और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा के मजाक में भी मेरे को टॉन्टिंग वे में भी बोलते हैं कि तू तो घूम रही है, तेरे बाप को इंसाफ मिला या नहीं मिला, सो मेनी बैड कमेंट्स, ठीक है। तो
उस टाइम मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मैं किसी को एक एक जवाब देना और मेरे को रील पर आके अपने सोशल मीडिया पर आके ऐसे सिंपैथी गेन करना, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, पहली राइट। बात। एंड सेकंड थिंग, मैंने जब अपने डैड का कुछ डाला भी था जिस टाइम ये ट्रेजेडी हुई थी, उस टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए डाला था ताकि गवर्नमेंट कुछ करे, करेक्ट। ठीक है। तो उसके बाद मैंने वो सब हटा भी दिया अपने हाँ सोशल जी। मीडिया से, क्योंकि आई वांट कि मुझे कोई सिंपथाई करे, या मुझे पसंद नहीं है। हाँ, लोग अच्छे वे में सिंपथाइज दे रहे हैं, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट इस तरीके से नहीं। जब मुझे बैड कमेंट्स आते हैं तो मैं तो एक तो उनको कभी रिप्लाई नहीं करती। मुझे लगता है कि हर किसी को रिप्लाई करने से अच्छा है कि वक्त आपको खुद ही उनको रिप्लाई कर देगा। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, उन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम इनसे ये बार बार उनको क्यों याद दिला रहे हैं उनके फादर के बारे में। करेक्ट। और जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती वो अपनी, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का 1-2 सेकंड देते हो किसी को और कुछ लिखते हो तो कुछ अच्छा लिख लो। किसी को गलत लिख के आपको क्या मिल जाएगा? और आप अगर मुझे गलत भी लिख रहे हो ना, तो एज अ, आई एम अ वेरी पॉजिटिव गर्ल, मेरे कमेंट ही बढ़ रहे हैं और मेरे ही व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप लोगों से, जो भी आप बैड कमेंट्स कर रहे हो या पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हो। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ जो मेरे को अच्छे कमेंट करते हैं। जो बैड कमेंट करते हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, आप ऐसी बैड कमेंट करते रहो। आप अपनी ज़िंदगी का 2 सेकंड दे रहे हो मुझे। मैं इससे फेमस ही हो रही हूँ, चाहे बैड हो चाहे गुड हो, मेरे व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आपको रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। अपने 2 सेकंड दे रहे हो ज़िंदगी में, आपके घर में भी माँ बहन सब कुछ है, सब हैं, तो आप अच्छे कमेंट लिखो। मैं आपसे हेट नहीं करती, मैं आपसे स्टिल प्यार करती हूँ। गलत बोलोगे तब भी मैं प्यार करती हूँ, अच्छा बोलोगे तब भी मैं प्यार करती हूँ। तो ये मेरा थॉट है, ये मेरी मेरी सोच है और मेरी अपब्रिंगिंग्स हैं कि मैं आप लोगों से ऐसे ही प्यार करती रहूँगी। और जो मेरे को बैड कमेंट्स करते हैं मेरे डैड के लिए कि मेरे को इंसाफ मिला या नहीं मिला, तो मैं आपको आज बता देती हूँ। पहला पॉडकास्ट होगा मेरा जिसमें मैं अपने डैड के बारे में ये चीज़ राइट। शेयर कर रही हूँ। और अगर किसी को जानना हो तो आपके पॉडकास्ट को देख सकते हैं, बी बनिया वाइज, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी दिल से कनेक्ट हुई हूँ इस पॉडकास्ट से। एज अ फैमिली मुझे ट्रीट किया गया है, तो मैंने एज अ फैमिली ही जवाब दे रही हूँ। मेरे डैड का केस ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस कुछ चीज़ें रह गई हैं। और उस इंसान ने जिसने ये गलती की थी उसको उस चीज़ की सज़ा मिल चुकी है, मतलब वो अंदर हैं। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उनको लाइफ लॉन्ग के लिए उनको सिखानी चाहिए, गवर्नमेंट को वो लॉज हैं जो उनको मिलेंगे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बची हुई हैं। ऑलमोस्ट 80% केस फिनिश हो चुका है, 20% बचा हुआ है। जिस दिन वो 20% भी कवर हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, एंड सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगी कि येस आई विल गेट इट, और मैं, मेरे को वो इंसाफ मिल चुका है और मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ। खुश तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, शायद मेरे पापा होते तो मैं बहुत खुश होती, बट मेरे पापा नहीं हैं, तो मैं बस सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन इंसाफ मिल जाता है। इंडिया इतना भी ख़राब नहीं है जितना लोग बोलते हैं। बट हाँ, बहुत मेहनत लगी, बहुत बहुत पेशेंस रखा मेरी फैमिली ने भी, मैंने भी, तब जाके ये चीज़ें हो रही हैं पॉसिबल। 80% हो चुकी है, 20% बाकी है, वो मैं ज़रूर बता दूंगी। बट मेरे डैड के केस में अच्छा खासा सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी कि कुछ चीज़ों में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट सही है। कहीं कहीं देखो नीचे गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, बट उसके जो नीचे के लोग हैं ना, वो सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। करेक्ट। तो मैं अपने गवर्नमेंट को गलत नहीं बोलूँगी, जो स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को मैं कभी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि आई थिंक एज अ लीडर मैं भी इंस्पायर होती हूँ उनसे, क्योंकि मैं बीजेपी में महिलाओं के लिए इतना कुछ करती हूँ। मैं जब अंदर घुसी उस चीज़ में तो मुझे पता चला कि अच्छा, इतनी सारी मौलिक अधिकार हैं लोगों के, और लड़कियाँ एक्चुअल में उसको यूज़ नहीं कर रही हैं। करेक्ट। उसको करना चाहिए, जो मतलब विडोज़ हैं या जो भी हैं उनके लिए भी Informed मैं, नहीं है वो। हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास। तो कुछ टाइम बाद मैं अपना एक ऐसा भी पेज बनाऊंगी जिसमें मैं बोलूं, बट मैं बोलने से ज़्यादा ना, कहते हैं करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है, हाँ। तो मैं करके दिखाना चाहती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती। करेक्ट। तो ये चीज़ें हैं। वेरी गुड थॉट। तो शिवानी जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपसे बात करके तो हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी जर्नी जान के कि आपने कैसे इतनी अर्ली एज में अपना करियर स्टार्ट किया था, आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स आई, आपने जब स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, वॉलीबॉल ज्वाइन किया, यू टुक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, आपने अपने साथ गलत नहीं होने दिया। फिर आपने फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी, उधर से आपने इतना अच्छा एक्सेल किया,
आपके पेरेंट्स इतने प्राउड हुए, एंड देन ऑब्वियसली आपने इन्फ्लुएंसर बने, आपने सोशल मीडिया पे धमाका मचा दिया, जी एंड यू मेड योर पेरेंट्स सो प्राउड बाय बाइंग अ हाउस फॉर देम ऑन देयर एनिवर्सरी। उसके बाद आपकी बिजनेस जर्नी, इतने सारे मल्टीपल बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया, तो ये एक इंस्पिरेशन नहीं है तो और क्या है। मेरे ख्याल से कोई भी हमारा व्यूअर इस पॉडकास्ट को देखेगा वो इंस्पायर हुए बिना नहीं जाएगा। जी जी तो वी लव टॉकिंग टू यू। आपसे और ये भी जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा हमारे साथ बात करके। मुझे थैंक यू सो मच फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग, अभी जब हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे ऑफिस में, तब आपने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि हम अपने पॉडकास्ट में कुछ ऐसे लोगों को भी लाना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि आपके पियोन का एक बेटा है, उसने इतनी अच्छी स्टोरी बताई कि उसने इतना स्ट्रगल किया है, Correct. तो आपने बोला कि हम अपने पॉडकास्ट पे उनको बुलाएंगे। तो मतलब गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बी बनिया वाइज में आप ये मत सोचना है कि ये बनियों के लिए ही शो है, वो उनका सरनेम है, इसलिए उन्होंने वो अपने रिलीजन का नाम दिया बी बनिया वाइज। ये सबके लिए ओपन डोर है, आप कोई भी आके यहाँ पे पॉडकास्ट दे सकते हो जिनकी एक प्रोफाइल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्होंने जो ऑफिस में वो बात बोली थी ना कि मुझे उस पियोन के फ्रेंड को भी लेकर आना है यहाँ पे, तो गाइज़ अगर आपकी कोई अच्छी स्टोरी है ना, मतलब जो इनको कनेक्ट करती है या लगता है कि आपकी रियल स्टोरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर जो भी अच्छी लगेगी वो ये लोग आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे। सब कुछ इनकी साइड से होगा, एकोमेंडेशन सारा, आना जाना खाना पीना सब कुछ आपको ये फ्री में पॉडकास्ट देंगे। आपकी जो रियल स्टोरी है, डजेंट मैटर आप सोशल मीडिया पे हो, आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं या नहीं हैं, ये इनकी साइड से एक इनका डाउन टू अर्थ होने का एक ये मैसेज दे रहे हैं। इन्होंने बिहाइंड द कैमरा बोला, मैंने कैमरे के आगे आके बोला, शायद इन्होंने कभी ये चीज़ देखी नहीं, एज अ सेकंड पर्सन मैंने वो चीज़ इनके अंदर देखी बी बनिया वाइज के पॉडकास्ट में आके, कि ये लोग बहुत हम्बल हैं। आप लोगों के लिए भी एक डोर ओपन है कि आप नीचे कमेंट करके अपनी स्टोरी दो, जिसका टॉपिक अच्छा होगा वो यहाँ पर आएगा और मेरी तरह ही वो पॉडकास्ट देगा और आपकी स्टोरी दुनिया तक जाएगी। जैसे कि मैं बता रही हूँ, बी बनिया वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट हैं अपने काम को लेकर, और मैं भी आज इंस्पायर हुई हूँ एक्चुअली इनसे, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे डगमगा रही थी, तो मेरे को आज लगा कि नहीं, मेरे को भी वापस से अपनी चीज़ों में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आई लव दैट। सो गाइज, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गो एंड कमेंट नाउ, राइट नाउ एक्चुअली। तो शिवानी जी, आपसे आज बात करके बहुत मज़ा आया। आपने इतनी सारी अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करी, बहुत सारी बातें थी पर टाइम कम था। मेरे ख्याल से एक दो और पॉडकास्ट के एपिसोड लगेंगे बिजनेस स्टोरीज जानने के बारे में। आपने इतने सारे बिजनेस खोल रखे हैं, तो मेरे ख्याल से एक पॉडकास्ट में तो नहीं कवर होने वाले। एब्सोल्युटली। तो गाइस, बने रहिए नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। वील बी बैक सून विद द सेकंड एपिसोड, और बहुत सारी बिजनेस स्टोरीज के बारे में, जहां पर नई नई चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, नए नए आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। तो कीप वॉचिंग दिस स्पेस।